तो सर ओल्ड गैंग के मेंबर आप, गुड टू सी मेरी यू। पीएचडी हेमिंगवे पे ही है। हाँ। हेमिंगवे क्यों, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, हेमिंगवे क्यों? वो हेमिंगवे तो इतना मतलब डिप्रेस्ड पोएट, इतना नो 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 नहीं। अगर अगर आप देखो, अगर हेमिंगवे को देखो तो, अगर मैंने जितना नो उनको नो पढ़ा नो यू आर नॉट डिप्रेस्ड, आपने गलत पढ़ लिया। ही पार्टिसिपेटेड इन एवरी वॉर वॉलंटरीली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, और हर एक पे उसकी किताबें नावल हैं। और आखिर में वो कीनिया के जंगलों में भी उसको हंटिंग का शौक था बहुत, वहाँ गया। तो वहाँ उसको खाने की दिक्कत, क्योंकि कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं, तो ढूंढता रहा जंगलों में। तो एक मिसेज सिंह का ढाबा मिला उसको। मिसेज सिंह, सिंह, क्या बात। देख लो, वो उसकी किताब है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, उसमें ये मेंशन्ड है सब कुछ। तो कहता फिर वहाँ खाना खा के आता था मैं, जो भी मिल जाए। पंजाबन जो भी बनावे। पंजाबी से मेरे को याद आया। तो हेमिंगवे का तो जब मैं पीएचडी करने गया, मैं यहाँ 7 साल से उसको लगातार पढ़ रहा था, बार 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 बार। तो 2 अथॉरिटीज थी उस पे जिन्होंने इंटरप्रेट कर रखा था। एक फिलिप यंग था, एक कार्लस बेकर। तो फिलिप यंग तो कहता था कि भाई ये जो इसका हीरो है नावल्स में, वो मॉडर्न है। नहीं, सॉरी, वो ऑटोबायोग्राफिकल है। हेमिंगवे हिमसेल्फ इज द हीरो इन एवरी नावल। दूसरा था कार्लस बेकर, वो कहता नहीं, ये इसका हीरो कैथोलिक है, क्रिश्चियन है, कैथोलिक। तो ये 2 ही व्यू थे, इन्हीं को अमेरिकन प्रोफेसर सब पढ़ाते थे जो इन्होंने लिख दिया। तो मुझे कोई बात जची नहीं, तो मैं 7 साल लगातार उसकी हर किताब पढ़ी, बार 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 बार। तो मुझे लगा भी दोनों गलत हैं। जो हीरो है वो तो मॉडर्न मैन है, और मॉडर्न मैन को ये दिखा रहा है क्या क्या हालातों में से वो गुजरा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश वॉर्स ही वॉर्स हैं, उसमें ग्रो कर रहा है। तो मुझे फिर वो 71 में मिल गया टीचिंग फेलोशिप। अमेरिकन का एक इंटरनेशनल ही एग्ज़ाम होता है, GRE। GRE, हाँ, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो वो वर्ल्ड ओवर वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। उसमें कैसे मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ एडमिशन मिलता है। तो पहला तो है एडमिशन, कि भी इतने परसेंट होते हैं एडमिशन। सेकंड है स्कॉलरशिप, कोई थोड़ा हायर हो तो। थर्ड था टीचिंग फेलोशिप, अच्छा, कि आप पीएचडी भी करेंगे और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो मुझे वो मिली थी, टीचिंग फेलोशिप। टीचिंग फेलोशिप। तो वो तो सर बड़ी बात होती थी उस वक्त। हाँ, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, हरियाणा के गांव का लड़का अमेरिकन को यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया, और उन्हीं की भाषा अंग्रेजी पढ़ाई। तो वो जब बात आई थीसिस लिखने की, तो कमेटी बैठती है, वो प्रोफेसर 3-4, तो वो पूछने लगे किस पे करना चाहते हो। मैं कहा हेमिंगवे। अरे इस पे क्या करोगे, इतना काम हो रखा। मैंने कहा ऐसा है, आपके पास आधा घंटा हो तो मुझे सुन लो, उसके बाद आपको लगे कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, तो जिस पे आप कहोगे उस पे कर लूँगा, आप मुझे सुन लो आधा घंटा। तो उन्होंने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि मैंने उनकी अमेरिकन जो दोनों अथॉरिटीज़ थी, दोनों को चैलेंज किया, उसको कार्लस बेकर को भी और फिलिप यंग को भी। तो वो सुन के हैरान रह गए, फिर कहने लगे ये तो ठीक है, गो हेड। तो मैं वहाँ की वो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ बीए में, उनको मैं पढ़ाता था 6 घंटे हफ्ते में, और बाकी अपना पीएचडी करता था।
तो मैंने वो सारा काम 1 साल 10 महीने में कर दिया। अच्छा, तो सर आपने वो मैं 5 आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट, आप मेरे को ये बताओ, आपने इंटरव्यू में उनको क्या बताया ऐसा, हेमिंग्वे पे क्या अलग बताया? मैंने अलग ये बताया कि भी ये जो 2 आपकी अथॉरिटीज हैं दोनों गलत हैं। हम्म। वही मेरा थीसिस पर है। इसमें सर आप ये देखिए कि जो मेल प्रोटैगनिस्ट उसका है, उसके 7 नॉवेल्स में से, उसमें से 5 में तो वो मर जाता है, और वो खुद भी तो इतनी सुसाइड अटेम्प्ट करता है। हेमिंग्वे लास्ट तक बार बार वो अपने क्लिनिक्स जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास दिखाता है, और फिर भी उसके फादर के सुसाइड का उसके दिमाग पे भी इतना ज्यादा असर रहता है। वो हालात ऐसे उनमें से गुजरा, उसने कोई वॉर अपने टाइम में नहीं छोड़ी। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी वो भी खत्म हो गई थी, कोई आई साइट वगैरह, तो उसको भर्ती नहीं कर रहे थे, तो वो ड्राइवर बन के चला गया गाड़ी। वॉर नहीं छोड़ी उसने कोई। एम्बुलेंस का ड्राइवर। हाँ, ही पार्टिसिपेटेड इन एवरी वॉर इन एनी फॉर्म। ये उसको क्रेज था, तो उसी चक्कर में फिर धीरे धीरे, लेकिन ही रोट बुक्स, एवरी एक्सपीरियंस इज रिकॉर्डेड इन दैट। वो कोई ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है उस लिहाज से। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ अमेरिका, और पढ़ाया जाता है हर जगह। तो वो मैंने किया। तो मेरा सुपरवाइज़र जो था, उसने क्लास में जाके खुद कहा, कहता मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, और वही पढ़ाता था जो फिलिप यंग और कार्लस बेकर ने कहा, लेकिन आज से मैं अलग पढ़ाऊँगा। एक इंडियन स्टूडेंट आया है, उसने नया रास्ता दिखाया। अरे यहाँ कोई टीचर कहेगा ये? अगर वो करे भी आपको तो मेरे को भी अपना बना लेगा। अगर मैंने सिखाया इसको, अभी PhD करी। तो उनकी ऑनेस्टी देखो। क्लास में जाके उसने ये अनाउंस कि 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो इनने कहा वही पढ़ाता था। लेकिन आज एक इंडियन आया, उसने दोनों को चैलेंज किया है और नया रास्ता दिखाया, वो ज़्यादा कन्विंसिंग है, मैं अब इससे पढ़ा करूँगा। तो जो 20 साल से पढ़ा रहा था, प्रोफेसर था बड़ा, तो फिर वो जो मैंने कहा वो पढ़ाता। अच्छा, तो वहां पे सर आपने पढ़ाया भी फिर साथ साथ में? हाँ, पढ़ाता भी था और अपनी PhD कर रहा था। तो आपने आपके फेलो प्रोफेसर उस वक्त सिंसिनाटी में नील आर्मस्ट्रांग भी थे? हाँ हाँ, कैसे बंदा था? उसकी और मेरी अपॉइंटमेंट एक ही साल हुई थी। अच्छा, एक ही साथ में? हाँ, अच्छा। तो हम गए थे दोनों 71 में, वो 68-9 में गया था ऊपर चांद पे। तो उसके पास मास्टर्स डिग्री भी नहीं थी। अच्छा। ही वॉज ओनली BE। BE? हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नहीं तो मास्टर चाहिए कम से कम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, MA चाहिए, वो नहीं थी उसके पास। लेकिन अकेला था दुनिया में जो चांद पे गया, इसलिए उसको 3 प्रोफेसरों की तनख्वाह मिलती थी वहाँ। अच्छा। हाँ, और जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, दोनों ने ऑफर किया कि जो यहाँ मिल रहा है उससे दुगना दे देंगे हम। कहता मैं पैसे के लालच में नहीं जाऊँ, मेरा गांव यहाँ पास है और यहीं पढ़ा हूँ मैं, यहीं पढ़ाऊँगा, मुझे लालच मत दो। गया नहीं। मैं फिर उसका गांव भी देख के आया, मैं यार गांव दिखा अपना। फिर उसके गांव गए। अच्छा। बिल्कुल हमारी तरह गांव, सिंपल, अपने 5-6 किलोमीटर था वहाँ से। तो फिर उसने बताया, घर भी दिखाया। कहता जो राइट ब्रदर्स थे, जो पहली बार हवा में गए, नॉर्थ कैरोलिना। हाँ, नहीं वो हवाई जहाज नहीं, मतलब जमीन से ऊपर गए वो। हाँ, तो वो भी उसी गांव के थे। उसने घर दिखाया, कहते यहाँ उसी गांव के थे वो। अच्छा। वो तो नील आर्मस्ट्रांग ने दिखाया मुझे कि ये उनका घर है। अच्छा। मैं कहा देखो बड़ा जबरदस्त गांव है, जिससे 2 ऐसे निकले, अपना नाम कमा दिया, निकले पायनियर है वो। हाँ, तो वैसे एज ए ह्यूमन कैसे थे वो? बहुत ही शरीफ आदमी, गांव का जैसे होता है। आप इससे अंदाजा लगा रहे हो ना, पैसे के लालच में नहीं गया। शहरी होता तो चला जाता, यहाँ इतना पैसा मिल रहा है, वही। और दुगना मांगता है, इतना दो। एक बार जयपुर भी आए थे तो उनको वो अपने ये देसी हाथ से कटी हुई दारू नहीं बनाते, हाँ, वो पिलाई थी उसको। और देखो अमेरिकन दारू पिए बिना तो रह नहीं।
तो सर जब आप पढ़ाते थे तो वहाँ की पीएचडी में और यहाँ की पीएचडी में आपको तब के और अब के में क्या नहीं, वो पीएचडी का यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ तो एक थीसिस लिख दो, नकल शकल इधर उधर कुछ ही अड़ंगा, और पीएचडी मिल जाएगी। तो दुनिया भर की मैं देखता था थीसिस, मेरे पास भी आते थे, सारी नकल। किताब पढ़ते कुछ है नहीं, कोई नई बात कहने को नहीं है, तो पुरानी बातों को ही अपने नकल मार के लिख देते हैं। ये पीएचडी है यहाँ की। वहाँ की तो कोई न कोई नई बात कहोगे आप तभी पीएचडी मिलेगी। दूसरा वहाँ ये था कि खाली थीसिस नहीं होता, आपको 24 कोर्सेज करने पड़ते हैं और उनमें B+ मिनिमम हो, तब जाके यू आर अलाउड टू राइट योर थीसिस। ओह माय गॉड। यहाँ तो कोई भी एमए आके कर लो, वहाँ तो एमए के बाद 24 कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। अच्छा। और 24 का मतलब है 5-5, 6-6 साल तो कोर्सेज में लग जाया करते। मैंने 1.5 साल में कर दिए सारे। वो अमेरिकन मेरे पास आते स्टूडेंट्स, आपने कैसे किया? मैंने कहा एक इंडियन मैजिक होता है, वो लगा दिया मैंने। और मेरे मुंह की तरफ मैंने कहा ये तो मजाक की बात है, असल बात ये है तुम तो, मैं कहा हफ्ते में 5 दिन तो लफंडरबाजी करते हो, लड़की पकड़ी इधर गए उधर गए, पढ़ते तो हो नहीं। मैंने कहा मैं 24 घंटे में से 15 घंटे रोज पढ़ता हूँ, तो मैं कहा टोटल नंबर ऑफ आवर्स बराबर ही होंगे, तुम उनको 6-7 साल में पूरे करो, मैंने 1 साल में कर दिए। ये तो है। बात तो बराबर है, तुम लफंडरबाजी कर लो, मैं अपना पढ़ रहा हूँ दिन रात, क्योंकि मुझे तो वापस जाना है। वाइफ यहाँ थी, बच्चा था। आपकी शादी हो गई थी पहले? हाँ, शादी मेरी हो गई थी 66 में, मैं गया हूँ 71 में। अच्छा। तो बेटा मेरा जो आजकल हाई कोर्ट का जज है, अच्छा, वो हो गया था 68 में। कौन से हाई कोर्ट में? वो पंजाब हरियाणा। अच्छा, पंजाब, चंडीगढ़। ओके ओके। वही 30 साल पहले प्रैक्टिस की, लॉयर था ना, अब जज है। तो आपकी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ हाँ, वो गाँव में बचा दिया सारा। हाँ गाँव। क्या कर दिया? वो मेरी ताई दादी, अरे भाई तू पाकिस्तानी ले आओगा। मैंने कहा ले आऊंगा नहीं, तुम ले आओगे, बारात चलेगी। मैं कहा बारात में चलना पड़ेगा। तो मेरे साथ पढ़ती थी तो कर ली। अच्छा अच्छा। अब गांव में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं ना, लव मैरिज। तो सर वहां से जब आप सीख के आए तो फिर आपको यहाँ पे आके वाइस चांसलर बना रहे थे ना शायद, 32-34 साल की उम्र में ही? नहीं, हाँ मुझे रोहतक बना रहे थे। देवीलाल था चीफ मिनिस्टर। 77 में जब वो बनी ना गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हारी, तो देवीलाल ने मुझे बुलाया। मैं डायरेक्ट नहीं जानता था। देवीलाल के गांव का था एक चौधरी, DR चौधरी, दौलत राम, उसके गांव। वो तो बड़े फेमस आदमी। हाँ, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है सारी उम्र है। तो वो हमारा दोस्त था। वो ओल्ड गैंग के बंदे थे वो भी? हाँ, तो वो फिर वहाँ चंडीगढ़ ले गया मुझे। तो देवीलाल कहने लगा भैया रोहतक नई यूनिवर्सिटी बनी, तन्ने संभालनी है। मैं कहा जी संभालने का क्या मतलब? बोला जो भी सब तो ऊपर हुआ है वाइस चांसलर, तो वो लगेगा। मैं कहा जी मेरी 34 साल की उम्र है और मैं कहा 3 साल की ये होती है, और आपकी मैं कहा पता नहीं 3 भी चले कि ना चले। और वो 2 साल चली थी फिर भजन लाल आ गया था। तो कहता मैंने नहीं बेरा तन्ने। मैंने कहा ऐसा है, मैं संभाल लूँगा, रजिस्ट्रार लग जाता हूँ और वाइस चांसलर आपको कल मैं ले आऊँगा, कुरुक्षेत्र के लिए भी रोहतक के लिए भी। तो मैंने वहाँ से 2 प्रोफेसर पकड़े। मैं कहा कल चंडीगढ़ चलना। कहता क्या काम है? मैं कहा अभी नहीं बताऊँ, कल अम्बाड़े से आगे निकल लेंगे ना जब बता दूंगा, तुम कार में बैठो। तो वो बुजुर्ग थे, दोनों को ले गया मैं। तो अम्बाड़े से निकलिए, बताओ, पूछने लगे बताओ क्या काम है?
मैं कहा दोनों वाइस चांसलर बनोगे? कहा, अच्छा। उनके यकीन ना आवे। राजी हो गए। हाँ, तब उनको लगवाया। जेडी सिंह था, उसको तो वहाँ रोहतक का, और एक पंडित जी थे क्या शर्मा, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र का। तो दोनों को बनवा के मैं एज रजिस्ट्रार रहा। तो वहाँ फिर होगी, और द्वारी लाल आ गया वाइस चांसलर। जिनसे आपकी बनती नहीं थी। हाँ, नहीं, पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, पहले कोई दुश्मनी नहीं। वो तो पहली मुलाकात वही हुई हमारी। पहली मुलाकात में दुश्मनी कर ली ना, दुश्मनी मैं बताता हूँ कैसे हुई। मैं रजिस्ट्रार था, वो वाइस चांसलर था, और उसने तो उल्टे काम सारी उम्र। इंटेलिजेंट था लेकिन खुराफाती था, परवर्स माइंड। अच्छा, वो मेडिकल कॉलेज हमारे पास था, तो मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके और वो बोर्ड पे मेरिट लिस्ट लगा दी। ये रोज चिट भेजे, इसको ले लो, उसको ले लो। मैं कैसे ले लें, मेरिट लिस्ट लगा रखी है उसके साथ। कहता नहीं, ज्ञानी जैल सिंह की छपा रही है। मैं कहा संत जी, एक बार सुन लो 100 बार सुन लो, मैं कोई सिफारिश नहीं मानूंगा, ये मेरिट लिस्ट है, इसके हिसाब से होगा। तो उसने बाद में मुझे सस्पेंड किया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, सस्पेंड करो, डिसमिस करो, मैं गलत काम नहीं करूँ। तो सस्पेंड कर दिया। तो हम फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में ही मैनेज्ड। जजमेंट बड़ा बढ़िया दिया आपने। वो छटा हुआ बदमाश सब जानते हैं। मैंने कहा आप नहीं जानते, आपने उसकी मदद की। कहता वो मिलता रहता था, आप कभी आए नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता था जजेस मिलने जुलने की फैसला करें। मैं तो सोचता था मेरिट पे करते होंगे, मिलने जुलने का तो मैं कहा मैं तो अब भी ना मिलूं किसी को। तो ये जज थे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। डॉक्टर स्वरूप सिंह कहने लगे ये आडवाणी अच्छा वकील है, चलो इसके पास चलते हैं। तो हम इसके पास गए, उसने पढ़ा सारा केस। फिर मुझे कहने लगे भैया साहब आई एम सॉरी, मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं कहा क्यों? कहता ये जिसके खिलाफ आप कर रहे हो ना, ये पार्लियामेंट में मेरे साथ वाली सीट थी इसकी। देखो इंसानियत देखो। ये तो अच्छी बात है। कहता मेरे साथ वाली सीट थी, हालांकि कोई दोस्ती नहीं हमारी, लेकिन रोज मिलना जुलना था, अच्छा नहीं लगता मैं करूं। मैं कहा फिर अपने जैसा काबिल कोई और बता दो। लालकृष्ण आडवाणी की बात। हाँ, तो बहुत काबिल वकील था सुप्रीम कोर्ट का। फिर मैं कहा कोई और बता दो जो आप जैसा काबिल हो। फिर उसने एक जैन बताया, फिर वो जैन को हमने किया। फिर हमने वो केस जीता और जवाहरलाल को वहाँ से डिसमिस कराया और मैं वहाँ रहा फिर। अच्छा, तो ये डेढ़ पढ़े लिखे का क्या सीन था? कहते थे डेढ़ आदमी पढ़े लिखे। और बदमाश है, उसको अंग्रेजी आदर स्वरूप सिंह जो वहाँ इंग्लैंड से इंग्लिश में पीएचडी डॉक्टर स्वरूप सिंह, वो तो आधा है और ये खाली बीए जो है खाली बीए ये पूरा और आपको आधे और कर देता तो 2 हो जाते। हाँ नहीं, तो इसकी वो देखो जितना दिखावा करता था। जब मैं रजिस्ट्रार था ये वाइस चांसलर आ गया, तो जब अकेले से होते ना तो भाई ये देखना ठीक है अंग्रेजी। मैं कहा बाहर तो ये कि भाई अंग्रेजी तो आती नहीं इसको। अंग्रेजी का प्रोफेसर कहता वो तो आती नहीं है। और वहाँ मुझे दिखाता कि तो इसको जरा ठीक कर दो। तो सर तो ऐसा बदमाश था। जब आप पढ़ाते थे तब स्टूडेंट कैसे थे आगे? स्टूडेंट तो जैसे सिंपल बेचारे जो भी हैं, कोई बहुत ब्रिलियंट तो थे नहीं, लेकिन पढ़ाए हुए बहुत तो आईएएस बने, बहुत ये आईपीएस। 3 तो हरियाणा के डीजी मेरे स्टूडेंट रिटायर हुए। अच्छा। ये महेंद्र मलिक और देसवाल, ये सारे मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा, आपके स्टूडेंट? हाँ, एमए इंग्लिश की इन्होंने। अच्छा। और देखो कहाँ पहुँचे वो। एक ये उस वक्त एजुकेशन का कल्चर कैसा था हरियाणा में जब आप यहाँ पे पढ़ा रहे थे? तब अवेयरनेस थी लोगों में या बहुत कम था? नहीं, कम अवेयरनेस थी उस जनरेशन। देखो हमारी तो एक किस्म की फर्स्ट जनरेशन थी,
पहले तो हरियाणा में कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती नहीं थी, अच्छा बैकवर्ड माना जाता था। पंजाब वाले तो हमारा मजाक करते थे, लेकिन मैंने किताब लिखी है हरियाणा पे 3, तो उनमें लिखा है, मैं कहा ये मजाक तो करते थे, इसका बैकवर्डनेस का कारण नहीं पता उनको। 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, उसमें ये हरियाणा वाले गांव थे सारे, उस वक्त हरियाणा नहीं था ना, ये दिल्ली के साथ थे ये गांव, तो इन्होंने विद्रोह किया। तो पहली आज़ादी की लड़ाई तो इन्होंने लड़ी, तो वो 2 साल बाद अंग्रेज जो हैं जीत गए, कुचल दिया उसको, रिवोल्ट को। ठीक है। पंजाब उस वक्त अंग्रेजों के साथ था, लाहौर कैपिटल होती थी। ये पाकिस्तान और जो आज पंजाब है ये सब अंग्रेजों के साथ थे। तो जब वो जीत गए 2 साल बाद, तो उन्होंने इन गांवों को पंजाब के साथ लगा दिया। अच्छा। और उनको कहा कि कीप देम बैकवर्ड, इनको कुछ नहीं देना। ओह माय गॉड। तो यहाँ स्कूल, सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं होता था। ये तो बंसीलाल बना जब सन 1966 में हरियाणा बन गया ना। हरियाणा बनवाने के लिए लड़ाई प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल, इन्होंने लड़ी। कैरों की तो बनती नहीं थी ना प्रोफेसर शेर सिंह ना, वो कैसे बने? वो तो चाहता नहीं था हरियाणा बने। देवीलाल की नहीं बनती ना, क्योंकि ये हरियाणा के लिए लड़ रहे थे कि हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए, नहीं तो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, बैकवर्ड रखेंगे। तो उस लड़ाई में जो है टाइम लगा, लेकिन आखिर में जीते वो। हरियाणा बनवा 66 में। जब बन गया हरियाणा, तो पहला चीफ मिनिस्टर बंसीलाल बना, क्योंकि ये जो कुछ भगवत दयाल शर्मा जैसे ने कई और थे, तो इन्होंने उसको दैबर था। पहले तो भगवत दयाल ही थे, बाद में बने। हाँ, बाद में बने, पहले वो था। तो वो दैबर था उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस का, ऑल इंडिया। तो उसको कान भर दिए इन्होंने कि जी आप किसी को बना दो, किसी जाट को ना बनाना। कहता अच्छा क्या बात है? कहता ये बड़े बदमाश हैं, ये हमें भी धमकाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे। तो कहने लगा क्या पहचान है? कहते ये सिंह लिखते हैं नाम के पीछे ना, जो भी सिंह हो उसको बना दें। तो जब वो बुलाया हरियाणा के लीडर्स को, तो ये नाम दें देवीलाल, वो कहे नो सिंह, नो सिंह। तो फिर वो चुपके से देवीलाल ने कहा फिर ये हमारे बंसीलाल को बना दो। कहता यस। उन्हें सोचा ये तो सिंह है नहीं, जाट नहीं होगा। कहता यस। इसमें भी सर काफी कहानी है, काफी थ्योरीज है। तब बंसीलाल बना। हाँ, इससे पहले मैं आपको लेके आता हूँ, जब रोहतक में 2 स्कूल्स की स्थापना होती है, एक तो जाट हीरोज मेमोरियल और एक जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल। जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल चौधरी मातुराम हुड्डा करते हैं, और दूसरा लाल जो कि जाट हीरोज मेमोरियल छोटू राम और लालचंद करते हैं। और बाद में 1926 में मर्ज हो जाते हैं, ये दोनों स्कूल एक हो जाते हैं। तो इनका क्या सिनारियो है, इसका बैकग्राउंड क्या है इन दोनों स्कूल का, और एक क्यों? नहीं, चौधरी लालचंद तो ज्यादा नहीं करते थे। हरियाणा के लिए जो कुछ किया चौधरी छोटू राम ने किया, क्योंकि उनको दिखता था कि भाई ये हमारे सारे गांव बैकवर्ड रखे गए हैं, इनका सुधार करना है, तो कोई न कोई हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि थी नहीं यहाँ। पहले तो लाहौर जाना पड़ता था। लालचंद ने भी और छोटू राम ने भी, दोनों ने लाहौर से भी LLB की थी, यहाँ बीच में कोई था ही नहीं। तो उसको ये था दिमाग में कि भी अपने प्रांत को, इसको हरियाणा गांव को ऊपर उठाना है, करना है। तो उन्होंने फिर ये 1945 में जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक वाला बनवाया। अच्छा। तब बना था ये 1945 में। 45 में बना? हाँ। नहीं, आपने तो बुक में तो 16 के आसपास लिखा है। नहीं, वो स्कूल बना होगा। अच्छा, वो कॉलेज 45 में। ओके, आई एम सॉरी। कॉलेज 45। ओके। स्कूल था पहले। अच्छा। स्कूल में तो जब मैं भी पढ़ा हूँ, तो ये था 54 में मैंने की मिडल खरखोदा से। तो फिर मैं यहाँ जाट हाई स्कूल रोहतक में
मैट्रिक के लिए गया। उस वक्त चौधरी ध्वजाराम होते थे प्रिंसिपल स्कूल के, वो बाद में एमपी भी रहे। अच्छा। ये गोहाना से इधर से बनते थे। उनका गांव था बुटाना, बड़ौदा बुटाना ना, बुटाने के थे वो। तो वो भी लेजेंडरी था। अच्छा। लेकिन उनको स्पोर्ट्स का इतना था कि उस वक्त सारे यूनाइटेड पंजाब में इंक्लूडिंग लाहौर पाकिस्तान, वो वहाँ जाट स्कूल की टीमें फर्स्ट आती थी। एक तो रस्सा कशी में, एक कबड्डी में, एक कुश्तियों में। इधर हरियाणा के हैं तीनों, तो इनमें ये ब्रिगेडियर होशियार सिंह ये मेरे साथ होता था। अकेला जिंदा था, अब डेथ हो गई उसकी, जो पीवीसी था। नहीं तो ज़्यादा तो पीवीसी मरने के बाद मिले हैं सबको, परमवीर चक्कर। ही वॉज दी ओनली मिलिट्री मैन जिसको जिंदा को मिला था, क्योंकि इसने चाइना वॉर में 20-25 चाइना के टैंक्स जो हैं हाथ से बम फेंक फेंक के डिस्ट्रॉय किए थे अपनी जान पे खेल। ये मेरे साथ स्कूल में है, मैंने इसने हाई स्कूल इकट्ठा ही किया जाट स्कूल में वहाँ। ये सिसाने का था, मैं सिलाने का। सिसाने में से सिलाना निकला। जब मैंने एमएलए बनना था ना, तो मैं गांव-गांव में मीटिंग कर रहा, लेक्चर दे रहा। तो इनके गांव में सिसाने में दे रहा, तो एक अपना मुंह ढके बैठा। आई फेल्ट इंसल्टेड। बाद में जब वो ख़त्म हुआ मेरा लेक्चर, तो चौपाल में ले गए चाय वाय पिलाने को। मैंने सरपंच से पूछा, मैं कभी वो जो मुंह ढक रहा था मुझे ले आओ बुला के। मैं कहा कौन था ये? मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वो मुंह ढक रहा। वो ले आए तो होशियार सिंह निकला। मैं कहा होशियार सिंह तो मुंह क्यों ढक रहा था? अब कहता मैं अभी फौज में हूँ, रिटायर तो नहीं हुआ ना। उनको पता लगेगा कि ऑपोजिशन की उसमें बैठा था, हम तो लोक दल के थे, तो मैं डिसमिस हो जाऊंगा। मैं तो इसलिए बैठा था, इसलिए मुंह छुपा रहा था, कोई फोटो ना ले। सर, आपने जो पावर पॉलिटिक्स वाली बुक है उसमें भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का जिक्र काफी अच्छे से किया है, और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखता है आपका उस फैमिली की तरफ। और चौधरी रामजी लाल का जिक्र आपने किया है, माथुराम हुड्डा के बड़े भाई। हाँ। और आपने उनमें ये भी कहा कि सोशल रिफॉर्मर भी थे वो, और उन्होंने विडो मैरिज भी करी थी, और उन्होंने अपनी डायरी में भी काफी एनेक्डोट्स वो लिखे हुए हैं। हाँ। तो ये जो तबका जो हरियाणा था, जिसमें माथुराम हुड्डा, चौधरी रामजी लाल और ये सारे लोग, ये फ्रीडम फाइटर थे सारे। इन्होंने तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया। हमारे वक्त पर चौधरी रणबीर सिंह थे, भूपेंद्र हुड्डा के फादर। तो ये भी बहुत शरीफ आदमी, कैरों की कैबिनेट में रहे। कभी कोई इल्ज़ाम एक पैसे का लेने देने का कोई मतलब ही नहीं था उन दिनों। और बहुत ही शरीफ, जो भी आ गया चाय पानी ये वो। लहरी सिंह और ये चौधरी रणबीर सिंह 2 मंत्री होते थे। लहरी सिंह वहाँ सोनीपत से था, और ये यहाँ होते थे रोहतक से। तो दोनों बहुत ही निहायत शरीफ आदमी थे। अच्छा, उस हिसाब की। हाँ। तो ये बहुत ही सिंपल, उनका लोग मजाक करते थे सिंपलिसिटी का, लेकिन मिनिस्टर रहे नहीं। उस वक्त में अगर आप देखो तो आप साहिर लुधियानवी से भी मिले थे एक बार के लिए? हाँ, 2-3 बार मुलाकात हुई। वो ऐसा है, ये ऑल इंडिया रेडियो 26 जनवरी की ईव, मतलब 25 जनवरी को मुशायरा करते थे। तो जब मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था 63-4 में, तो पता नहीं कौन जानता था रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में। मुझे भी इनविटेशन उसका आया तो ये और एक वो थे शकील बदायूनी। हाँ, शकील बदायूनी। हाँ, वो भी बड़े फेमस। हाँ, तो इनको दोनों को बुला रखा था। तो इनने फिर अपनी सुनाई वो गज़लें जो भी थी। तो उस वक्त हमारी मुलाकात इनसे हुई। बहुत ही शरीफ आदमी। उनका ये भी था, अपने फादर को पसंद नहीं करते थे वो। हाँ। और आखिर में तो ये भी था, उन्होंने 2-4 शादियां कर रखी थी उनके फादर ने। हाँ। जहाँ ये बंदा जाएगा पार्टी के बाद, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उसको नफरत थी कि इसको शादियां करने की लगी हुई है। तो शायद पहले पाकिस्तान चले गए थे वो। हाँ, पहले पाकिस्तान, फिर वो उसका फादर वहाँ चला गया, तो ये यहाँ आ गया, कह रहा वहाँ नहीं रहना।
फिर ये लुधियाना के पास कोई गांव था, उसमें था, इसीलिए शहर लुधियानवी हो गया फिर ये। तो इसी तरह ये भगत सिंह जो थे, इनका भी गांव उधर ही था ना। तो हाँ, तो ये जब बच्चा ही था 5-7 साल का, खेत में जाते ना, तो अपने पापा से कहता ये गेहूं की जगह यहाँ बंदूकें क्यों नहीं लगा ले। कहता बंदूक क्या हो गया। कहते अंग्रेजों के सालों को बजा देंगे हम, और इतनी बंदूकें हो जाता हमारे पास। मैंने लिखी है भगत सिंह की भी वो जीवनी लिखी हुई है। भगत सिंह कहते थे हाँ बचपन में। हाँ, तो उसकी जीवनी लिखी हुई है, मैंने ये मेंशन भी किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नहीं, भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह। हाँ भगत सिंह का ही था। डॉक्टर स्वरूप सिंह वाले में तो नहीं लिखा आपने? हाँ नहीं, वो उसी में है। एक बाद में ये सिंगर क्या नाम था, कौन सा जो गजलें गाता था? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, ये भी मेरे साथ रहा। अच्छा। हाँ, हम तो इकट्ठे, बल्कि मैं सेकंड ईयर में था, तो ये हुआ करता डीएवी कॉलेज जलंधर में। तो ये इनाम लाता था अपनी गजलें वजलें सुना के। तो वो वहाँ जो लाला सूरजभान थे प्रिंसिपल, वो फिर वाइस चांसलर लग गए 62 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो वो इसको ले आए। अच्छा। कि भाई तू चल अब वहाँ इनाम लाया करना। तो यहाँ एमए में करा दिया। तो हॉस्टल में ये मेरे साथ वाले कमरे में था, ये ढोलक बजाए जाए। मैं कहा जगजीत सिंह तू साउंड दिया करना। ये ढोलक तो नहीं बजानी। कहता यार मैंने को पढ़ना थोड़ा ही है, मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, मैंने तो ये गाने गाने हैं। तो मैं कहा तू किसी बाहर जाके कर ले, हमारी नींद तो खराब मत ना कर। थे भी राजस्थान के ना शायद? ना सॉरी, वो दूसरे थे, वो दूसरे के थे। पंजाब का। फिर वो जलंधर के पास गांव है इसका। अच्छा। फिर जब मैं वाइस चांसलर बन गया तो मैंने बुलाया, तो वो पूरे सारी यूनिवर्सिटी उनको सुने हॉल में, उन्हें गजलें वगैरह सुनाई। फिर मैंने कहा भी इनको ऑनरेरियम दो 2-4 लाख। कहता 1 पैसा नहीं लूँ आपसे। फिर और दुनिया से लेता हूँ लाखों, लेकिन वो भूल गए दिन साथ पढ़ा करते। कहता जब तक आप वाइस चांसलर हो हर साल आऊँगा और 1 पैसा नहीं लूँ। ऐसे आदमी एक ह्यूमन नेचर। सर दूसरा आप तो वो एक आया करता ऑल इंडिया रेडियो पे कि कहाँ गए वो लोग, तो ये तो उनमें से था, कहाँ गए वो लोग आजकल मिले हैं ऐसे। आजकल आ रहे थे दूसरे डाल के। हाँ, उसमें कहाँ गए वो लोग, उसमें एक वो कहाँ गए वो लोग जिन्हें हिंद पे ना जाओ, तो साहिर लुधियानवी का है। हाँ नहीं, ये उस पे एक आता था सीरियल ऑल इंडिया रेडियो पे। अच्छा। तो उसमें अच्छे लोगों के जिक्र करते थे। तो एक बिहार के थे भोलाराम पासवान, जो 2 बार तो चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, 1 बार सेंटर में मिनिस्टर रहे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो घर में पैसा नहीं था दफनाने के लिए, तो उसका भी जिक्र उसमें आता था कि कहाँ गए वो लोग, आज तो 2 दिन बना दो करोड़पति हो जाए। और ये देखो 2 बार चीफ मिनिस्टर, 1 बार मिनिस्टर, पैसा नहीं था। ऐसे शरीफ लोग, ये ऑल इंडिया रेडियो पे बाकायदा इन पे आता था ये। सर एक आपने बड़ी खूबसूरत लिखी थी, एक एडिटोरियल लिखा था कि रॉयल टू रूलिंग फैमिली। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो पहले रॉयल्टीज सॉरी नहीं आप लीजिए पानी। उसमें रॉयल फैमिलीज का रूल था, पर अब रूलिंग फैमिली हो गई है। तो स्पेशली जब हरियाणा को आप देखते हैं तो वो रॉयल, मतलब वो आजकल की सो कॉल्ड रॉयल फैमिली है, अगर मैं सार्कास्टिक तरीके से कहूँ तो वो रूलिंग फैमिली हो गई है। मतलब रॉयल कंफ्यूज कर गया बात को पूरा। हाँ नहीं, वही मैंने लिखा ना कि भी तब रॉयल होते थे, अब ये वैसे रॉयल बन गए। देवीलाल की फैमिली है, राव बिरेंद्र की है, इन्हीं के बेटे पोते वही बने जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर और किसी का नंबर आवे नहीं। बंसीलाल उसका लड़का, उसकी पुत्र वधू में यही बनेंगे। तो ये मैं कहा रॉयल फैमिली नहीं, और क्या है, वही चलन हो गया ना कि बाप बेटा, बेटे के बेटा, ये वो। जब कोई बेटा नहीं रहा तो एक किरण को बना दिया,
बेटे की बहू को बना दिया। किरण कौर के। हाँ और ये रहे भूपेंद्र हुड्डा रहे, बजरंग रहे, ये हाँ, ये सारे ही हाँ। सबके बेटे पोते सारे चल रहे हैं। तो ये भूपेंद्र- कितना कितना सही है? आप इसका सोल्यूशन क्या दिखता है आपको? ब्रेक कैसे होगी? इसका ब्रेक तो देखो, जो यंग जनरेशन है उनमें अवेयरनेस हो, और ये हो कि भी डेमोक्रेसी से कमिटमेंट है, और हमने रियल डेमोक्रेसी, जो काबिल लोग हैं उनको लाना है, ये खानदानियों को नहीं लाना है, तब आएगा। पर सर ये लेकिन जो आज का जवान लड़का है उसका ध्यान इधर है नहीं पॉलिटिक्स में। वो तो कनाडा चला जाऊं कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, बाहर भागते हैं, यहाँ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। नहीं, वो बात तो सही है, पर सर अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए जा रहे हैं ना लोग सब। देखो, अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं होती है, अपनी हिम्मत से करनी पड़ती। अच्छा। अब मैं भी अनपढ़ माँ बाप का बेटा, फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल का था, माँ थी और ज़मीन थी, लेकिन अपने आप चलते गए। हम तो उर्दू से शुरू हुए थे ना जब, तो 47 से पहले, तो उस वक्त मैंने इकबाल गालिब ये पढ़े थे, 4वीं 5वीं में ही पढ़ लिए थे। क्या बात। तो इकबाल का शेर मैं कभी नहीं भूला जिंदगी भर। वो कहता, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इतना दुखी हो रहा, चावे के है। तो हमने तो उसमें विश्वास किया कि अपनी मेहनत करो, अपने आप मिलेगा फल, सब कुछ मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये और मिलता गया। हाँ, ये भी है। देखो ना, अनपढ़ माँ बाप हरियाणा के, और अमेरिका में जाके अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाओ, और वो भी स्कूल कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब ये कोई छोटी बात है तो क्या? आप छोड़ के आए फिर? आपको वहीं पे आराम से? वो तो परमानेंट दे रहे थे मुझे, मैं कहा नहीं, अपने देश में मेरे जैसे मैं गए यहाँ बते रहे, अपने देश के जवान बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको काबिल बनाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँ मैं। अच्छा। बाद में मुझे 2000 में यमन में बुला लिया था विजिटिंग प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी में रहा मैं, 3 महीने के लिए गया था शुरू में। वो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं जी सारी उम्र यहाँ। मैं कहा, मैं रहूँ ना 1 दिन। मैं जाऊँगा अपने गांव में, प्रदेश में, यहाँ मैंने क्या करना है यमन में, क्योंकि उनकी आदतें ही नहीं पसंद। अच्छा, हाँ वो होता है। अच्छा, मैं 1 दिन रहा था गेस्ट हाउस में, तो वो चाय जो लाया होगा नौकर, 2 घूंट तो पहले खुद है भर ले। मैंने कहा भी मैं 1 दिन नहीं रहूँ इसमें। वो जिसने बुलाया था ना, मैं कहा तू अपने घर रखे, इंडियन था वो, बिहार का अच्छा प्रोफेसर, इंग्लैंड का पढ़ा हुआ ये वो। मैं कहा तू अपने घर रखे तो रह जाऊंगा, नहीं तो मैं कल जा रहा हूँ। वो कहता मेरे घर रहो, तो उसके घर रहा मैं। वो उसकी वाइफ ही खाना बनाती थी ये वो, उनके कल्चर का पार्ट है वो। हाँ। तो फिर वो 1 दिन मुझे कहीं बाहर के कॉलेज में, यमन में, मैं तो कैपिटल सिटी में था, तो वहाँ बुला लिया लेक्चर के लिए। तो मैं गया, तो मेरे साथ वहाँ का डीन, फिर वो प्रोफेसर, वो ड्राइवर, ये वो सारे, रास्ते में लंच करना था, वो सारे बैठ के एक थाली में खा। अच्छा। मैंने कहा भी मेरा तो अलग ला दे। मैं नहीं कर सकता ये। तो उनको झूठ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, छोटे बड़े का, सारे एक के थाली में खा ले। तो मैंने तभी कहा, मैं कभी मैं नहीं रहूँ यहाँ। वो वाइस चांसलर मेरे पीछे पड़ रहा है कि आपको सारी उम्र रखेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन रहा है ये वो, आपने अंग्रेजी सिखा दी है। मैं कहा मैं 2 महीने के लिए आया हूँ, उससे आगे 1 दिन नहीं रहूँ। मैं तो वापस आ, वो डॉलर में मिलती थी तनख्वाह वहाँ। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, क्योंकि अमेरिकन थे पहले। आपने तो बहुत पैसे कमा लिए फिर सारे जिंदगी में। ना, मैं नहीं। पैसे का पता भी नहीं कोई है कि नहीं। हालांकि 2 पेंशन मिले, एक तो एमएलए की मिला है। जब मैं एमएलए तब मैंने नहीं होने दी, ये प्रपोजल आई थी कि भी एमएलए की पेंशन होनी चाहिए। मैंने अपोज किया। मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ तो नेता बने फिरते हो, लाखों की तुम्हारी गाड़ियों में इनमें घूमते हो, अब तुम्हें पेंशन चाहिए?
खैर शुरू तो हुई थी 30-35 हज़ार से, फिर बढ़ती रहती है, अब लाख के करीब। दूसरे आपको प्रोफेसर की मिलती है? दूसरी प्रोफेसर की मैंने कराई। वहाँ वाली मिलती है, यहाँ वाली मिलती है? वहाँ पे भी मिलती है प्रोफेसर के लिए तो? प्रोफेसर की कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र वाली। मैंने हरियाणा की पेंशन कराई कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स की, और कहीं नहीं है, पंजाब यूपी यहाँ आसपास, सिर्फ हरियाणा में। अच्छा, स्टेट में हर कॉलेज टीचर को मिलती है और यूनिवर्सिटी टीचर, और अब तक मिले जा रही है। भजन लाल ने किया था। अच्छा। भजन लाल जब था तो मैं प्रपोजल लेके गया, मैं वाइस चांसलर था। मैंने कहा जी ये प्रपोजल है, इसमें जो हमारा पीएफ है एम्प्लॉयज़ का वो सब सरेंडर करेंगे, तो उसके इंटरेस्ट पे ही 20 साल तो आपको सरकार को कुछ नहीं देना, वो जो इनका पीएफ का इंटरेस्ट आएगा उसी में सबकी पेंशन मिल जाएगी। अच्छा। तो अच्छा 20 साल किसी ने देखे मारे, 2-4 साल चला गया, कर दो भाई। फिर वो चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन, प्लानिंग, 4 थे, चारों गुप्त थे, चारों खिलाफ। फिर कैसे हो जाएगी, पैसा कौन देगा, ये वो। तो मेरी एक जैन था, LM जैन प्लानिंग का, उसके साथ तू मैं भी हो गई। मैं बोल रहा था, बीच में बोले, मैं कहा देखो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला बीच में, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हो। वो चीफ मिनिस्टर कहता कि सर बताओ आप कौन बोलेगा। भजन लाल कहने लगा दैया साहब बोलेंगे और आगे की सुन लो। कहता जो ये कहेंगे ना मैं वही करूँगा। और चारों बाणिये चुप। आपको मिनिस्ट्री बना रहे थे ना? हाँ, तब कह रहे थे कि आ जाओ आप। 5 साल कहते रहे, तभी तो उनके दिमाग में ये इज्जत थी मेरे लिए। 5 साल, हर 6ठे महीने जब असेंबली होती तो दैया साहब फिर सोच लो। मैं कहा फिर वही बात, एक बार कह लो 100 बार कह लो, हम ईमान नहीं बेचते। जिस पार्टी से मैं बना हूँ उसी में रहूँगा, चाहे अकेला रह जाऊँ। तो मैंने कहा ये नेहरा है, जगदीश नेहरा था सरसा से, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखा 5 साल। अच्छा। फुल मिनिस्टर नहीं बनाया। अच्छा। मैं कही गरीब को बना दो ना, इसको फुल मिनिस्टर बना दो। कहता नहीं वो आपके लिए है, ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही रहे। मैं कहा फिर वो खाली ही रहेगी, और 5 साल खाली ही रही वो, उसने नहीं बनाया। अच्छा। लेकिन उस बात का इतना असर था कि ये पेंशन वगैरह जो कुछ मैंने कहा था भी कर। अच्छा, वो कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं जब था वाइस चांसलर तो मैंने सोचा भी अपनी तनख्वाह लेने वाले तो दुनिया बने, वाइस चांसलर काम करो, अपनी स्टेट का करो, ये तो बाहर के बनते थे। तो मैंने देखा भी ये हिसार सरसा बैकवर्ड थे। मैंने कहा दोनों में हायर एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो मैंने फिर एक हिसार में एक सरसा में, दोनों को पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया, यूजीसी से करवा के, फिर यूजीसी से दोनों को यूनिवर्सिटी अप्रूव कराई। अच्छा। हमारे वाला लोहारू में कुछ नहीं किया आपने? लोहारू में कि ये थे, खुद एजुकेशन मिनिस्टर था हीरानंद आर्या, मैं क्या करूं, वो करे, वो लोहारू का MLA होता था, तो उसके में मैं कैसे दखल दूं। मेरा दोस्त था वो, और रण सिंह मान, दोनों दोस्त होते थे। तो ये महेंद्रगढ़ वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये जब अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर था 2004 के आसपास, हाँ, तो उसने 10 यूनिवर्सिटीज सेंटर की कि भी एक स्टेट को एक एक देंगे। उन्होंने कहा जी महेंद्रगढ़ में पंचायत की ज़मीन है 200 एकड़, तो यहाँ तो वहाँ बनवाई। तो पहला वाइस चांसलर भी उन दिनों में यूजीसी के सिलेक्शन कमेटी पे होता था, तो ये पंजाब का भी वाइस चांसलर और पता नहीं 20 यूनिवर्सिटियों के, तो ये महेंद्रगढ़ का भी फिर लगाना था, तो मैं था कमेटी का चेयरमैन। तो एक वो डॉक्टर कोहार्ड थे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़े काबिल साइंटिस्ट है, अपने ये उल्टे नाम जाटों के भाग रहे, कोई लठवाड़, कोई लठमार, कोई कोहार्ड। तो ये हाँ, तो ये कोहाड़ भी वहीं का सोनीपत के पास गांव है। तो वो इंटरव्यू किया को 300 एप्लीकेशन ये हो, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया।
तो फिर मैं कहा ये यूनिवर्सिटी बनानी है, खाली तनख्वाहदार नहीं रहना है, बैकवर्ड इलाका, नई यूनिवर्सिटी मिली है, इसको बनाओ। तब वो उसने अच्छा साइंटिस्ट है, कि बहुत अच्छी बनाई। सर एक बड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है, जो एक ये बीए की जो डिग्री होती है, इसका इतना एक्सप्लॉयटेशन हो लिया ना बीए की डिग्री का, कि हर स्टूडेंट एडमिशन लेती बीए करता है जिसको कुछ नहीं पता होता। तो क्या आपको नहीं लगता इस देश में बीए बंद ही कर देनी चाहिए? और कई तो ऐसे भी हैं जो बीए की डिग्री बच्चों को बोलते तब ना आने की जरूरत को नहीं, 5,000 रुपया हम तेरे घरे कुछ नहीं। बीए क्यों है, हमें पीएचडी की मिलन लग रही। हमें पीएचडी की कितनी ले लो, ये तो देखो ये सरकार का धंधा है। नहीं, आपका क्या ओपिनियन है बीए के ऊपर, क्या ओपिनियन है जिस तरीके से इसका? नहीं, बीए का क्यों हो रहा है, एमए पीएचडी का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। अच्छा, अलोंग विद बीए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों शुरू की इन्होंने? भाई आप गवर्नमेंट की क्यों नहीं खोलते? पहले खाली गवर्नमेंट की होती थी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इन्होंने शुरू की, और प्राइवेट का ये नतीजा है, करोड़ों लेते हैं। एक लड़की मेरे पास आई वहाँ कुरुक्षेत्र कि जी मेरी मदद करो। मैं कहा क्या? कहता मुझे 7 साल हो गए और मेरा 2 साल से थीसिस भी तैयार है पीएचडी का, वो सबमिट नहीं करने देते। ये कोई अशोका यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ मुरथल के आसपास है ना बहुत सारी। तो मैं कहा क्यों? कहता जी 1.5 लाख हर साल की फीस लेते हैं। 1.5 लाख? 1.5 लाख नहीं सर, 25 लाख है वहाँ बीए की फीस। हाँ, 1 साल की। हाँ, अब होगी ना। उस वक्त वो कहती थी जी 1.5 लाख है, और कहती मैं 5 साल की तो दे चुकी इनको 7.5 लाख, फिर नहीं सबमिट करने देते। मैंने कहा मुझे नंबर दे दे, तो उसने वाइस चांसलर का नंबर दिया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा कहीं नाम तो सुना होगा। कहता हाँ जी, कौन नहीं जानता ये वो। तो मैंने कहा ये लड़की पीएचडी कर रही है, इसको बतेरे पैसे ले लिए तुमने, कल ये आएगी, इसका सबमिट करा दो, नहीं तो फिर तुम जानते हो ये दुकान को बंद करा दूंगा मैं यूजीसी। तब उस लड़की का सबमिट हुआ। आप बुरा मत मानना, पर जैसे आप हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू, या जितनी भी सेंट्रल बोल रहा हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक भी रिमार्केबल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने कुछ डंका प्रोड्यूस किया हो, जिसके स्टूडेंट्स ने कुछ ग्लोरीफाइड अचीव किया हो। तो ऐसा क्यों है, इतनी बैकवर्ड क्यों है कि मतलब यूनिवर्सिटीज हमारी अभी भी? मैं बिल्कुल रिजिडली देखिए इसमें रोल रहा है वहाँ पे। नहीं, खैर हमारे वक्त तो काफी कुछ हुआ। नहीं, क्या कुछ भी के वक्त में कुछ नहीं था? क्या क्या आप बताओ, क्या प्रोड्यूस किया एमडीयू ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में? हमने तो बड़े बड़े प्रोड्यूस किए, आईएएस, आईपीएस, स्कॉलर्स किए। स्कॉलर्स ने भी नाम कमाया है, ऐसी बात नहीं है। तो कुरुक्षेत्र रोहतक का नाम रहता है, और रोहतक में अब वो राजवीर मेरा ही स्टूडेंट रहा है, वो जो चला रहा है बहुत बढ़िया। उसने कई सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्या क्या ऐसा किया आप बताओ? वो मुझे दिखा था, उसमें एट ए टाइम 200 लड़के लड़कियां उनके इस तरह के कैबिन से बना रखे हैं, वो अपने अपने कैबिन में बैठ के स्टडी करते हैं। सबको ये सारी फैसिलिटीज़ ये वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसने दे रखी है। और मुझे एक्चुअली लड़के लड़कियां पढ़ते दिखाए। अब हो गया होगा कॉन्फ्रेंस रूम और इस तरीके के? नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, ये तो स्टडी है रेगुलर, हर स्टूडेंट वहाँ बैठ के करता है। कॉन्फ्रेंस नहीं है, स्टडी है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी आज के मॉडर्न टाइम में compete नहीं कर पा रही कहीं। हरियाणा की क्या, बाकी कौन सी कर पा रही? तो हरियाणा की क्यों नहीं कर पा रही, मेरा ये क्वेश्चन है। ये सारा देखो, एक तो प्रॉपर वाइस चांसलर लगाना, फिर उनको अलाउ देम फ्रीडम टू वर्क, दोनों ही नहीं है। अब किसी को गधे को लगा देंगे वाइस चांसलर, जो कभी खुद नहीं पढ़ा। और नहीं, मेरे से पहले 4 तो मिलिट्री के लगे थे वहाँ। बताओ, कोई उसमें वो ब्रिगेडियर रह रहा था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई कुछ, वो लगते थे वहाँ। अच्छा, उनका क्या काम है? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। बस वो अपने, वो तो डंडा चलाना उन्होंने,
अरे ये चलेगा वो चलेगा। अब उनको क्या पता क्या पढ़ाई होती है, हाँ, तो इसलिए नहीं हुआ। हालांकि मैंने तो फिर वो किताब में ऐसा करवाया वहाँ भी कि भाई ये क्यों लग रहे हैं। हरियाणा में फिर भी हमारे जैसे लगे, बाद में इनको निकाल के तब शुरू हुआ कुछ के भी पढ़े लिखों को लगा दो। अब तो नहीं कोई पुलिस मिलिट्री वाला लगता, वो अच्छा। मैंने बंद कराया। पहले तो यही लगते थे, या आईएएस का हो कोई। बंसीलाल तो सारे आईएएस आईपीएस इनको लगाता था। हाँ, वो इस तरीके का दिमाग था उनका। हाँ, पर सर फिर भी आप ये वो तो ये कहता था कि हुक्म चलाना है, ये लड़के बड़े बदमाश हैं, काम है। मैं आता हूँ नारे लगा देते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये भी है। और स्कूल्स भी अच्छे नहीं है सर हरियाणा में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में एक स्कूल है, विजडम, नंबर 1 है सारे हरियाणा में, और आगे भी नाम है। उन्होंने जापान में भी अपनी एक ब्रांच खोली है। और वो दोनों, वो लड़की है अनीता रावल, उसका हस्बैंड है विनोद रावल। तो ये मेरे स्टूडेंट होते थे, दोनों ने एमए इंग्लिश की। तो उनके बहुत अच्छे नंबर, वो लड़की के तो नहीं थे, वो लड़के के थे। उसको मैंने लेक्चर लगा दिया था। लड़की के अच्छे नहीं थे, मैं कहा बेटे तो मैं स्कूल में लगवा देता हूँ, डीएवी में लगवा। वहाँ से उसने कई कहते नाजायज किसी तरह पैसा कमा के अपना स्कूल खोल लिया। लेकिन अब वो हरियाणा में नंबर 1 है, विजडम स्कूल है। और इन्होंने जापान में भी एक खोल ली ब्रांच अपनी, वहाँ भी चला रही है। पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना था। हाँ, इसलिए कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं सुना, लेकिन नंबर 1 स्कूल है। ओके सर, आपकी जो ये बुक है द राइज ऑफ हरियाणा एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो इसका टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है। तो सर उसी उसी बात पे आते हैं, राइज ऑफ हरियाणा एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसी। उस पे आप उस क्या है, क्रक्स क्या है उस बुक का सर? नहीं, उसका ये है कि भी डेमोक्रेसी में तो जिसमें भी टैलेंट है उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन 2-3 परिवार में रह गई। देवीलाल का बेटा कैसा ही हो वो बनेगा, बंसीलाल का बेटा कैसा ही हो वो बनेगा। और नालायक हो चाहे अच्छे हो, लेकिन बनेंगे वही। भजनलाल का बेटा हो वो भी कुछ बनेगा। तो इसलिए मैंने लिखा था कि भी ये गलत है। जो काबिल लड़के, ये पार्टियों को भी चाहिए, उनको आगे लाओ ना। ये खानदान चल पड़े तो फिर वो जो रॉयल फैमिली थी, इनमें फर्क क्या है? एक ही बात हो गई एक्चुअली। अब ये रॉयल हो गए। और इसके साथ आप ये भी देखिए ना कि जो भी यंगेस्ट एमएलए बनता है हरियाणा का, वो इन्हीं फैमिलीज का होता है। हाँ, कोई ना कोई, चाहे वो भव्य बिश्नोई बना हो, दुष्यंत चौटाला बना हो, या उससे पहले कोई हो, सारे इन्हीं। और लोगों का भी जो माइंड सेट है ना, वो परिवारों के पीछे जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो सोचते, वो फ्यूडल चला आ रहा सेंचुरी से। तो इसमें अभी बस कि जैसे गांव में जैलदार नंबरदार होते थे, फिर ये ऊपर ये एमएलए वगैरह हो गए। तो आम आदमी का माइंड सेट है भाई, चौधरी बड़े हैं ये तो उनको बनाते जाए। या वही ये हिंदुस्तानी मानसिकता है कि हमारे को झुक के राजा के सामने झुकना पसंद है। ना ना, वो झुकने उकने की तो बात नहीं रही, अब तो उससे तो निकल गए। लेकिन वो पैसे वाले हैं। अब इलेक्शन आज बगैर पैसे कोई लड़ सकता है क्या? हमने तो लड़ लिया, हमारे ज़माने में तो एक पैसा भी नहीं लगने की ज़रूरत थी। लेकिन आज तो करोड़ों रुपए लगते हैं। हमारे कुरुक्षेत्र से जो बनता था, 5 करोड़ की टिकट लगता था, 50 करोड़ बना लेता था 5 साल में। ये धंधा है अब तो। हमारे वक्त तो पैसा लेना ना देना कोई बात नहीं थी, भी लोगों के काम करो। जिसका भी काम होता था, मैं कार की बजाय, हालांकि कार थी मेरे पास, मैंने कहा भी बस में चलेंगे, हमारे साथ एक फ्री जाता है एमएलए के साथ, तेरी भी टिकट नहीं लगेगी, तेरा काम करा लाऊंगा चंडीगढ़, वापस ले आऊँगा बिना पैसे। तो ऐसे करते थे। एक दफ़ा हम बैठे, अगली 3 की सीट रिजर्व होती थी एमएलए के लिए। मैं बैठा, जिसका काम कराना था वो बैठा, तीसरी खाली थी। तो एक आ गया जेंटलमैन, वो बैठ गया, कोई बात नहीं बैठो। तो करनाल आया तो वो अपना पानी पीने चला गया, कहीं नीचे उतर गया, वहाँ रुमाल रख गया। एक चौधरी आया, रुमाल पे बैठ गया।
तो वो आया कि जी मेरी सीट है। बोला तेरी क्यों को रहा है? बोला मैं रुमाल रखा था। बोला अच्छा रुमाल रख दे तू छोरी के सर पे, तेरी हो जाएगी। एक लेडी बैठी थी अगली सीट पे, बोला तू इसके सर पे रख दे। सिंस आपने बहुत से राइटर्स को पढ़ा है, तो ऐसे ऐसे ये तो हमारे खुद के किए हुए। अच्छा एक दफा ऐसे ही हम दो बैठे, तो एक तीसरा आ गया, वो चौधरी थे, दो पे अपने फैल के बैठा, तीसरी भी कब्जा रखी उन्हें। तो एक जेंटलमैन आया, वो थोड़ी तकलीफ करियो, मैंने थोड़ा उधर हो जाए। चौधरी सुने नहीं, जब बहुत देर हो गई ना वो इरिटेट हो गया। बोला क्यों हो रहा है तेरे, 1 घंटा हो गया तकलीफ हो तेरे, तू बात बता देना क्या है। बोला सीट चाहिए। बोला न्यू कह देना फिर सीट चाहिए तकलीफ। तो ये तो मेरे साथ बीती हुई। तो हरियाणा वाला जवाब। तो सर इस हरियाणवी ह्यूमर को, इस हरियाणवी डायलेक्ट को आप कैसे देखते हैं? आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, ये हेल्दी है, यूनिक है। नहीं यूनिक है, हेल्दी है। इसका एक कारण वो भी है, वो जो हमें बैकवर्ड रखा गया था, सिवाय कोई स्कूल नहीं खोलो, कॉलेज नहीं खोलो, खेती करो, मजदूरी करो, तो इतना हार्ड लाइफ की खेती की, तो उनको थोड़ा बहुत तो फिर ह्यूमर चाहिए ना। ह्यूमर भी तभी आता है क्योंकि हेल्थ को रखने, मेंटल हेल्थ को रखना तभी है। कुछ हंसोगे वो करोगे तभी तो, वरना तो मर जाए इतने काम में और कुछ रिटर्न हो, बनिया खा जाए। हमारे गांव में एक बनिया था, सारा गांव उसका कर्जदार था। 100 रुपये ले लिए तो वो कई पीढ़ी चले गए, वो नहीं उतरा करता, उसका ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज, और गुलाम की तरह सारी फैमिलीज काम करते थे। एक बानिया, सारा गांव गुलाम उसका। तो फिर जब बहुत दुखी हो लिए तो इकट्ठे हुए लोग कहने लगे भाई हमने इसकी विद्या तो आवे नहीं, ये लिखे है, ये लिख ले है, एक बार 100 रुपये ले लिए, बाप बेटे पोते चले गए, वो नहीं उतरते। कहते इसने मारो और तो कोई है नहीं तरीका। हाँ, तो फिर कहने लगे भाई वो अंग्रेज सजा तो देंगे, तो कहने लगे जिसके 4 छोरे हैं ना, एक छोरा दो, सेक्रीफाइस करना है, फांसी लगाऊंगा कुछ नहीं। तो फिर 4 छोरा ने वो गंडासों से काटा तो अंग्रेजों ने चारों को फांसी गांव में चौराहे पे लटका के, और 15 दिन तक वहाँ लटकाए रखा उनको, ताकि सारे गांव को आँख हो। मैंने लिखा है किताब में। ये कौन से गांव की घटना है? हमारे गांव की। जो सोनीपत वाले रोड क्या है आपका? नहीं हमारा गांव सलाना, सिसाना सलाना गढ़ी ढाई गांव है। तो ये वहाँ की हमारे अपने गांव की, और उसको फांसी पे लटकाए रखा 1 हफ्ते तक, सबको आँख हो जाए गांव वालों को। अंग्रेजों ने वहीं, नहीं तो फांसी तो वहाँ दे लो भाई जहाँ कोर्ट है और है, गांव में ला के दी। टेरर फैलाना था ना, तभी तो ऐसे ही रूल कर रहे थे वो। लेकिन गांव लिबरेट हो गया। मैंने लिखा है किताब में, किसी में हरियाणा पे है ना 2-3 किताबें मेरी। तो उसमें है एक किताबें कहीं मिलती क्यों नहीं है? मैंने तो ढूंढ के पागल हो गया, मैं कहीं मिलती ही नहीं आपकी किताबें। मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। क्या फोन सी आपको? कहाँ गया? एक और डॉक्टर स्वरूप सिंह के गांव का ही है, सांगी का। उसने वहाँ अहमदाबाद में ये पब्लिकेशन का काम कर रखा है। मेरी सारी किताबें उससे ही हैं, डॉक्टर स्वरूप सिंह से लेके, और ये, अब उसका नाम दिमाग से निकल रहा है, मेरी किताबों पे लिखा होगा ना वो। अच्छा, ओके। सर एक चीज मेरे को आप ये बताओ, ये तो सारा सही है, आपके लिए हरियाणा क्या है? एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन और छोटा सा भी है। हरियाणा बहुत बड़ी
हस्ती है। हस्ती है बिल्कुल। देखो यही महाभारत हुआ, हाँ, यही बड़े बड़े लोग हुए, हम्म, कवि भी हुए। पंडित लक्ष्मी जो है, हम्म, मैं तो उसको शेक्सपियर के बराबर मानता हूँ। हम्म, कोई कम नहीं था वो। हम्म, लेकिन वो हरियाणवी भाषा बाकी जानते नहीं कोई। हम्म, अंग्रेजी अंग्रेजों ने सारी दुनिया में पढ़ा दी, हम्म, तो शेक्सपियर सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। हम्म, और लक्ष्मी को कोई पढ़ता नहीं, वो तो हरियाणा वाले ही। आजकल के बच्चे तो हरियाणवी भी ना समझे वो तो उसने उसमें लिखे। लेकिन वो कम नहीं था, तो मुकाबले का था। इतना अच्छा। बड़ा कवि था। हम्म, मैं जब एमएलए था तो मैंने कहा, मैं कहा कुछ शर्म करो, हम्म, उनके नाम से भी कुछ बनाओ। हम्म, तो वहाँ फिर उसके गांव में ही हम्म। ये आर्ट्स की जो यूनिवर्सिटी है, दादा लक्ष्मी चंद, हाँ वो फिल्म स्कूल जो है हाँ वही, नहीं वो वहाँ जो बॉर्डर है अपना, हम्म, कुंडली बॉर्डर कौन सा बोलते हैं। हाँ हो गए, मैंने खुद ने। हाँ, ये हरियाणा दिल्ली का, जो दिल्ली आते हैं। अच्छा, इस साइड वाला जो। हाँ, हाँ, तो हम आते हैं ना वहीं उसी से। तो उस पे गांव था उनका, बॉर्डर पे। हम्म, तो मैंने कहा भी यहाँ इस गांव में बनाओ। हम्म। तो उसी गांव में वो आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बना रखी, उन्हीं के नाम से है, हाँ, वो पंडित एक लक्ष्मी फिल्म चंद। स्कूल है, वो सुपा कहते हैं वो शायद उसको, हाँ, रोहतक में, उस उन्हीं के नाम पे। नहीं नहीं, रोहतक नहीं, उस अच्छा, उस गांव वो में भी है। जगह में यूनिवर्सिटी है, अच्छा, 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 यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स। ये अच्छा। ये गाने वाने की, पेंटिंग की, इनकी सब की। सर एक, ये जो राई नहीं है, हाँ, राइट। राई के पास ही है। अच्छा, उसका गांव राई के साथ ही था वहाँ। बाढ़सा बॉर्डर है, पता नहीं कौन सा border है, तो सही है। और वहाँ वहाँ है। ओके। सर एक मेरे को ये बात बताओ, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते हो, स्टार्टिंग में मेरे को भी बड़ा शौक था इंग्लिश लिटरेचर का। और मेरे मतलब स्कूल में 8वीं 9वीं में जो मेरे को पहली बार कॉन्शियसली मैंने पढ़ा था किसी को, तो मैंने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ को। और विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने पढ़ा तो उसकी एक पोएम पढ़ी थी मैंने, सॉलिटरी रिवर, और वो मेरे को बड़ी गजब लगी थी। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ा, तो मेरे को लगता था कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा बंदा है, मतलब शेक्सपियर से भी बड़ा बंदा है। मेरे को वो भी बड़ा लगता था उससे, मतलब नहीं शेक्सपियर से था भी भी बड़ा खैर। लगता था वो। खैर शेक्सपियर तो हाँ, ड्रामेटिस्ट था ना, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, अलग बात है। इसकी तो तो अपनी पोएम्स हैं। हाँ, अब ड्रामा तो उसने सारी दुनिया के हाँ, बारे में, कैरेक्टर्स, हिस्ट्री, वो सब कुछ है ना। हिस्ट्री प्लेज हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, रोमांसेज हैं। तो वो बात तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो मतलब तो लक्ष्मी में तो है। हाँ, लक्ष्मी ने तो उतने ही सांग कर रखे हैं जितने शेक्सपियर के प्लेज हैं। उसी तरह के सांग होते थे, और सब में रागनियों के थ्रू, पोएम्स के थ्रू वो सारी कहानी बताते थे वो। ये सारा सीन है। हमने तो वो खुद सुन रखी है ना। हम तो सारी सारी रात बैठते थे वो सांग सुनने के लिए उनके। तो एक में वो कि लड़की से प्यार करता है, उसका सुना शादी हो रही है, तो वो बाबा बन के जा है। उन दिनों साधन कुछ होते नहीं थे, पैदल जा। तो फिर पूछे कि भाई कई कोस रह गया वो, कहता तो 4 कोस और है। कहता फिर 4 कोस की सुन के बाबा रेल हो लिया। ऐसी बढ़िया रागनियां होती थी। सर मैं जो ये आपको बात कर रहा था ना, ये जो आपका हेमिंगवे वाला, हेमिंगवे की जो राइटिंग है उसमें सबसे ज्यादा तो उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, स्पेशली जो वॉर में गए हैं। कोई वॉर नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 30-35 की तो डेथ हो गई उसकी, लेकिन वो हाँ, जब तक जिंदा रहा हर वॉर में गया। हाँ, जो बाद में उसकी कुछ आंखें खराब हो गई थी तो वो भर्ती करें ना उसको, तो एम्बुलेंस ड्राइवर बन के गया, वॉर नहीं छोड़ी। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी तो है उसका, हेमिंगवे का, कि वो उसका एक प्लेन क्रैश हो गया था, और प्लेन क्रैश हुआ और जहाँ पे वो गिरा तो वहां तो ज्यादा उसको चोट नहीं आई, तो जो दोबारा प्लेन लेने आया उसको, उसमें वो बैठ के वो भी क्रैश हो गया। तो वो इंजर्ड हुआ। उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी इतनी क्यों है? क्योंकि ये तो किस्मत अपनी, हाँ, उसका तो क्या कर सकते हैं। और एक तो वो एडवेंचरस बहुत था ना, परवाह नहीं करता था अपनी जिंदगी की। हाँ, वो जहाँ भी एडवेंचर हो, कोई वॉर हो रही है, कोई और बुल फाइट हर बार देखने जाता था। हाँ, बड़ा शौक था उसको बुल फाइट हाँ, का।
और बुल फाइट वो बुल्स की स्पेन में हुआ करती है, तो वो बुल्स जो हैं दौड़े जाते थे, रास्ते में कोई आदमी आके सर पे उठा के फेंक दे उसको, बहुतों की डेथ भी हो जाती थी, लेकिन लोगों को शौक था, देखने जाते थे उसको। आज तक भी चलती है बुल फाइट। हेमिंगवे ने कभी छोड़ी नहीं, वो हर साल जाता था स्पेन में। ये भी तो स्पेन पे भी उसकी किताब है, स्पेनिश सिविल वॉर पे भी है। एक चीज उन्होंने कही थी सर 1953 या 54 में, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ये जो बड़े बड़े अवार्ड जो मिलते हैं उनको, कि भाई ये जितने बड़े अवार्ड आप देते हो इसकी वजह से आदमी की क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है। वो कहता था कि भाई आपने अगर किसी को नोबेल प्राइज दे दिया तो वो तो लिख रहा है, तो वो तो उस प्राइम नोबेल के लिए लिख रहा है, और अब उसने वो अचीव कर दिया है तो उसका क्या इंस्पिरेशन रहेगा फिर लिखने का। तो उसने एग्जैक्ट उसके शब्द थे कि नॉट ए सिंगल सन ऑफ बिट्स राइट समथिंग वर्देबल आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज, और उसी को अगले साल मिल गया नोबेल। यही बोल ये तो ये लेने के लिए दूसरों को गालियां दे रहा था क्या? ह्यूमंस की वीकनेस भी होती है। उसको शराब का बहुत शौक था, वो तो हर वेस्ट वाले को होता। एक ये पागल था इनके पीछे बुल फाइट के, वुमेनाइजर भी तो था, झूठ भी बहुत बोलता था वो। नहीं ऐसा था, नहीं था। नहीं आपने पीएचडी करी तो आप फेवर ले रहे हो उसका। नहीं, मैं तो देखो उसकी अच्छाइयाँ देखता हूँ, बाकी कमजोरियाँ क्या देख। नहीं, अच्छाई तो सर इतना गजब का लिखा है उसने, जो लिखा है वो तो मतलब मार्वलेस है। हाँ, मार्क ट्वेन, और उनके बाद उसी का तो नंबर आता है अमेरिकन लिटरेचर। मार्क ट्वेन अरबी कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि उनने तो अपने कमरे में बैठ के लिख दिया। फॉकनर भी था ना। हाँ, लेकिन इसने तो हर चीज एक्सपीरियंस की है, खुद देखी है तब लिखा है। वो किलिमंजारो वाला, बाकी अपने कमरे में बैठे लिखे जाओ कुछ भी, लेकिन इन्होंने तो खुद देखा है, खुद पार्टिसिपेट किया तब लिखा है। तो सर एक चीज दिमाग में ये उभरती कि जितने भी ये लेखक होते हैं, क्या लेखक होने का मतलब ये भी है कि वो अच्छा इंसान होता है? नहीं, जरूरी नहीं, एक टैलेंट है। देखो कई ये अच्छे प्लेयर्स हैं, अब वो भी एक है, उनमें हुनर है, लेकिन वो जरूरी से नहीं कि अच्छा इंसान भी होगा। गलत आदतें भी पड़ जाती है, उल्टे काम भी कर देते हैं। इतने इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ने, एक्टर्स ने क्रिमिनल एक्टिविटीज भी की है, तो वो इंसानियत अपनी जगह है, तो ये टैलेंट अलग है। अच्छा, इनमें दोनों में जरूरी नहीं कोई मेल हो। अच्छा, ओके सर, आखिरी में हरियाणा, अब क्या करते हो आप? कहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो अपना? क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं चल रहा है। बुक वगैरह लिख रहे हो? दिन काट रहे हैं। नहीं, बतेरी लिख ली, अब नहीं लिखता मैं। तो गाँव जाते हो बीच में? ना, कोई ब्याह शादी बुला ले चले जाए, बाकी मेरा जो मेन काम रहता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहीं वो रिक्वेस्ट आती है जी हमारे यहाँ सेमिनार करा दो, तो शेक्सपियर एसोसिएशन एक इंडिया की हमने बना रखी है, उसका मैं लाइफ टाइम प्रेसिडेंट पिछले 30 साल से। ये सही क्या आपने प्रेसिडेंट नियुक्त करके लाइफ टाइम नहीं, वो लोगों ने ही बना दिया कि भाई नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होगा, यही रहेंगे। ये तो डिक्टेटरशिप कर रखी है देखो आपने। तो उसके फिर वो रिक्वेस्ट आती हैं कि जी हमारे यहाँ करा दो, हमारे यहाँ। अब तो नहीं आती, गवर्नमेंट ने बंद करा दी। अच्छा, वो बंद ही करा दी। कोई ग्रांट नहीं किसी की। आपको पसंद है एजुकेशन के लिए? बीजेपी गवर्नमेंट पसंद है आपको? पसंद कैसे हो सकती है, मैं किसान का बेटा। किसानों के तो दुश्मन किसान। देखो 700 किसान मरे, बॉर्डर पे बैठे रहे दिन रात भूखे प्यासे, इन्हें कोई रहम नहीं आया। इनको तो रहम की बजाय अदानी अंबानी इनके आका हैं। अदानी के अमृतसर से लेके और आखिर तक इस हाईवे पे दोनों तरफ गोडाउन है, सारा किसानों का जो भी अनाज आता है फसल पे खरीद लिया, सब भर दिए गोडाउन। कई 1000 किलोमीटर, वो क्या किलोग्राम में आता है, हाँ, टन जाते हैं उनमें, और फिर अपने मन मर्जी से सारा साल बेचो। किसान तो मजबूरी में बेचेगा अपना बेचारा, क्योंकि उन्हें सारा साल गुजारा करना है।
तो जो भी भाव मैं खुद लेके जाता था सोनीपत मंडी में गेहूँ, तो वो लाला 4 बजे से निकलता था। ये थोड़ा वो है, ये है, मतलब बड़े मन का भाव लगा देगा जो भी है, तो हमें एक्सेप्ट करना, वापस थोड़े लेके जाएं। अब रात को गांव से आए 20-30 किलोमीटर, कैसे वापस लेके जाएं? उसको भी पता मजबूरी का, जो भाव दे दे वही लेना पड़ेगा। तो ये जो मिडिल मैन है लाले, दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द कंट्री, फार्मर्स हैव बीन विक्टिम्स। 700 की डेथ हुई, यहाँ सड़क पे बैठे रहे बॉर्डर पे, इनको रहम दिया है क्योंकि इनका तो अदानी अंबानी सारा इलेक्शन का पैसा और वही देते हैं, और फिर सारे देश को लूटते हैं। लूटो, इनको तो कई कई हजार करोड़ हर इलेक्शन में देते हैं। वो भी गुजराती दोनों, ये भी। पर अच्छा, गुजराती तो नोटोरियस हैं इनमें। मैं जब अमेरिका में था तो एक दिन के लिए कनाडा जा रहा था, तो रास्ते में बॉर्डर पुलिस थी, वो कनाडा अमेरिका का बॉर्डर था। तो वहाँ उसने मेरा पासपोर्ट ये वो देखा, अमेरिकन पुलिस वाला था। तो मैंने कहा आई एम गोइंग जस्ट फॉर ए डे। तो वो हिंदी बोला, कहता बस एक दिन के लिए। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये हिंदी कहाँ से सीखी? आप ये तो बताओ, आपको ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि लगातार हरियाणा में 15 साल सरकार बनाई ली उन्होंने। ये अप्रिशिएट कर चाहते, मैं जब, ये तो खैर कमजोरी है कुछ हमारी पार्टी की, कांग्रेस की। आप कौन सी वाली पार्टी में बात कर रहे मैं तो लोकदल में था, अब तो किसी में भी नहीं, मैं तो रिटायर्ड। जब छोड़ दिया था पॉलिटिक्स, तो छोड़ दिया, तो कितने 30 साल हो गए, लेकिन इंटरेस्ट तो रहता है। बल्कि ये उन्हीं दिनों सुषमा स्वराज भी थी, जनता पार्टी में थे हम इकट्ठे। सॉरी। तो उसका एक दिन फोन आया, कहते हरियाणा भवन आ जाओ। मैं कहा आता हूँ, तो मैं 2-2:30 बजे से पहुंचा। पानी ले लो। हाँ। मैं कहा बताओ, कहते ये खागड़ आ गए, केक रहे। इनके साथ रह सकते हो? मैं कहना मैं तो नहीं रहूँ चौटाला। अरे ना मैं रह सकती। तो वो कहाँ जाए? मैं कहा बोल कहाँ जाना है? कहती मैं तो जाऊंगी बीजेपी में। मैं कहा देखो मैं बीजेपी में जा नहीं सकता, हम किसान के बेटे, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिला, तो मैं जाऊंगा कांग्रेस में। कहते कोई बात नहीं, हमें दोस्ती तो रहेगी, मैं वहाँ रहूँगी आप वहाँ रहो, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमने किया। फिर वो जब हुआ भी कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे, राजीव गांधी ने कहा जी हमारी खुशकिस्मती आप जैसे आए, कहता भाई फॉर्म लाओ मैं खुद भरूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ से फॉर्म भरा मेरा। अच्छा। कांग्रेस ज्वाइन करा। क्या बात है। कहता मैं ये कांग्रेस की खुशकिस्मती आप जैसे लोग आए, कहता मैं भरूंगा, खुद ही भरूंगा। अच्छा। खुद भरे। तो कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स से? अब तो मैं देखता ही नहीं। पूछना। एक जैसे आपने कहा कि मतलब 1857 के टाइम में हरियाणा के कई इलाकों में जैसे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं यहाँ दिल्ली। हाँ। दिल्ली में, दिल्ली के साथ थे ये गांव। उस वक्त तो हरियाणा पंजाब तो था, पंजाब था, बाहर के गांव थे। वो सारा पाकिस्तान और ये मिला के दिल्ली तक सिर्फ पंजाब था। अंग्रेजों ने 4 बना रखे थे, वो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ करके 4 बना दिए। उसमें पंजाब था, लाहौर कैपिटल थी। तो इनकी तो पूरी बैकवर्ड रखे गए थे जानबूझ के। हाँ, कि विद्रोह किया इन्होंने, इनको कुछ नहीं, प्राइमरी स्कूल भी नहीं देना। अच्छा। हाँ, तभी ये अनपढ़ रहे। ये तो फौज पुलिस में जाते थे और तो कोई काम ही नहीं था हरियाणा वालों का। अच्छा। और कोई नौकरी के लिए तो पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई होती नहीं थी। तो सबसे ज्यादा फौज पुलिस में ये हरियाणा के ही होते थे। अच्छा, ये सीन रहा है। हाँ, तो अब भी अलग वो हमारे दही आई होता था मेहर सिंह बरौना का, तो उसने, वो आज़ाद हिंद फौज में था, उसने सुभाष की सारी लाइफ हरियाणवी रागनियों में अच्छा लिखी हुई है। तो मैंने, बल्कि जब मैं MLA था, मैंने कहा अरे कुछ शर्म करो, लक्ष्मी चंद की, इसकी, अपने ये बरौने वाले की,
सब की इकट्ठी करके कम से कम हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसमें रखो इनके वर्क्स। तो वहाँ फिर रखवाए थे। मेहर सिंह ने सुभाष की सारी जीवनी हरियाणवी रागनी, अच्छा, तो वो भी वहाँ है अवेलेबल। ग्रेट। मुझे उसकी लाइन भूली नहीं जाती क्योंकि हमारे साथ था कि 30 जनवरी सन 45 उतरा जहाज गगन ते रह, बरसण लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते रह। वो जब हिटलर से मिलने गया था ना, उसके वापसी पे ही तो नहीं पता ना कैसे डेथ हुई, अंग्रेजों ने मारा या वैसे एक्सीडेंट हुआ क्या, वो मिस्ट्री रह गई। वो हिटलर से मिलके आ रहा था, वो चाहता था भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो अंग्रेजों के खिलाफ है जर्मनी, तो उनसे हाथ मिला लो, इनको अंग्रेजों को निकालना है। वो तो इसी बात पे लगे हुए थे ना। हाँ, वो तो उनका तो यही plan है। हाँ, तो मेहर सिंह ने सारी लाइफ सुभाष की लिखी हुई है, ओके। तो हमने खुद सुन रखी है ये उनसे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने लोग गए थे अपने यहाँ से? बहुत मरे, 40-40 हजार, क्योंकि पढ़ाई यहाँ होती नहीं थी, पुलिस फौज के अलावा कोई चारा नहीं था, हट्टे कट्टे सबसे होते थे ये, किसान के बेटे तो होंगे, तो इसलिए सब पुलिस में फौज में अंग्रेजों ने इनको यूज किया। लड़ाई में कटो मरो, पता नहीं कितने कितने हजार लाख दोनों वर्ल्ड वॉर में मरे हैं। अच्छा अच्छा, ये सारा सीन है। हाँ, ओके। और कुछ? सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हरियाणा को तो स्ट्रेटेजिकली बैकवर्ड रखा गया मेरे ब्रिटिश टाइम में, हरियाणा बनने के बाद में भी हम एक हरियाणा में एक रीजन देखते हैं जैसे मेवात वाला एरिया जो काफी बैकवर्ड है। अब तो हम बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद उसको रिलीजियस एंगल पे ले लेते हैं कि बीजेपी उसको बैकवर्ड रख रही है। ये एरिया बैकवर्ड क्यों रह गया? मतलब आप देखो बैकवर्ड बाबा आपने तो वेलवा देखी है। आपने तो वेलवा देखो मेवात वाले, हाँ, आपने तो बदमाश है मेवात वाले। अब पता नहीं बदमाश शरीफ है वो तो देखो इंसान सब तरह के सब जगह है, हाँ, कोई जमात कोई गांव शहर ये नहीं कह सकते भी सारा बदमाश है ये सारा अच्छा है। हर इंसान की फितरत एक फैमिली में अलग अलग होते, किसी दो की मिले। हाँ, वो क्या क्या पूछ रहे थे? वो बैकवर्ड। हाँ, वो बैकवर्ड देखो, ये तो पावर तो जो एक बार बन गया मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वो फिर अपने इलाके की करेगा, तो अवेयरनेस कब कहाँ आ जाए ये इन इलाकों में, क्योंकि रोहतक का चौधरी छोटू राम थे तो वो अंग्रेजों के वक्त मिनिस्टर थे उस वक्त, तो उन्होंने फिर ये रोहतक और आसपास जो भी थे जाटों के एरिया था तो उनको फिर बढ़ावा दिया, स्कूल कॉलेज सड़कें ये वो जो भी हो सकता था बनाया। फिर बाद में ये बंसीलाल चीफ मिनिस्टर वगैरह बने, तो जो जहाँ का ताकत में आएगा वो फिर अपने इलाके को डेवलप करेगा, दूसरे के ऊपर। वहाँ का कोई था नहीं, मतलब 2 ही तहसील थी वो तो गुड़गांव में थी वो, तो वहाँ का एक एमएलए होता था मेरे साथ की था शकरुल्ला, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मुझे कहते डॉक्टर तो टूर टार बनवा देने कहीं घूमे मंगे, हाँ तो मैं बनवा देता। तो एक दफा ट्रेन में जा रहे, अब उसको 5 बार नमाज पढ़नी, मैंने कहा शकरुल्ला ऐसा है यहाँ सबका सामान पड़ा है, सबके जूतों में तू क्या नमाज पढ़ेगा, तू ऊपर ये जो सामान रखा है ना ये मैं उतरवा देता हूँ, एक सीट तेरी खाली है इसमें लेट बैठ नमाज पढ़ कुछ कर, तो ऊपर कर लिया। तो वो 5 में पढ़ रहा है, एक बार पढ़ रहा था तो वो ट्रेन रुकी, एकदम लगा झटका नीचे सर के बल पड़ा मैं कहा तेरी नमाज का कोई असर नहीं हुआ पटक दिया। मैं कहा तू तो बैकवर्ड तो देखो सारा हरियाणा रखा गया था इसीलिए, लेकिन जहाँ का फिर कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनता गया वो ऊपर गया। और भिवानी भी सबसे बैकवर्ड था, लेकिन बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बना उसने करवा दिया। इस सरसा के ये बने देवीलाल, इसने वहाँ का कराया। राव बीरेंद्र यहाँ का बना था जब, लेकिन रहा 9-10 महीने, ज़्यादा नहीं, उसने किया काम।
अपने हीरवाल में, वहाँ भी काम करा है उसने। उनके साथ भी हम रखते ही हैं थोड़ा। तो जहाँ पावर हो ना फिर वही होता है। उनके साथ भी जो मेजोरिटी में हो ना वो हमेशा ज्यादती करता है पर माइनॉरिटी। न्यू गए लोग कोण में ला रखे हैं मेजोरिटी वाला। हाँ तो अब इनकी मेजोरिटी है। ये मेजोरिटी वाला तो कोण में ला रखे हैं। हाँ तो लाओगे। वो तो जिसके पास ताकत आएगी वो तो लाओगा। हैं? सारे इकट्ठे हो गए मेजोरिटी वाला, हम कोण में इसे लाए हैं। हाँ उल्लड़े ने दे। ये इन्होंने यही पकड़ा ना। बीजेपी तो ये तो बनियागिरी है इनकी, तो होशियार है, चालाक है। तो इन्होंने हिसाब लगाया कि भी जाटों की संख्या यहाँ 30% है, 70% दूसरे हैं, लेकिन राज ये करें, चाहे देवीलाल बने, चाहे बंसीलाल बने, चाहे कोई बने, चीफ मिनिस्टर इनके बने। तो ये 70 ने इकट्ठे कर लो। तो बीजेपी ने फिर ये किया कि नॉन जाट को इकट्ठा कर लिया। अच्छा। तो उनकी वोटों से फिर अब गवर्नमेंट 15 साल अब बन रही है, इसी फार्मूले पे बन रही है कि बाकियों को इकट्ठा करो। अच्छा अच्छा। कि भाई ये जाट तुम्हें लठ भी मारते रहे, राज भी करते रहे और इनके खिलाफ हो जाओ, अब इनको ठीक करना है। तो ठीक करने के लाग रहे। हाँ और सर एक और था, जैसे आपने बुक लिखी द राइज ऑफ हरियाणा एंड फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, और आज के टाइम पे हम देखते हैं ये फॉल ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया है। हरियाणा में तो आपकी डायनेस्टी को सूखा को नहीं खाया था, बड़ा हार्ड। सूखा को नहीं और अल्लाह वित्रता है। नहीं ये देखो चॉकलेट है इसमें। हाँ अंदर तो है, लेकिन अंदर तक पहुंचे क्यों? इस उम्र में दांत तोड़ लो ना इसको ऐसे करके। ये आप ये ले लो। हाँ क्योंकि वो मैं एक के पास गया, मैं कहा दांत 2-4 खराब हो गए। तो इन्हें तो आजकल डॉक्टर तो दुकानदार हो रहे हैं। तो कहता जी दोनों ऊपर नीचे के निकाल के और वो लगा दूंगा मैं। नहीं वो क्या बोलते हैं, वो जबड़ा पूरा है नीचे का ऊपर का। क्या? हाँ कहता वो लगा दूंगा। मैं कहा तू अपने ला लेना। अब पैसे बनाने ने तो 50,000 का बिल बना देंगे। तो फिर एक देसी डॉक्टर वहाँ पंचकुला में जींद का, उसके पास गया मैं। तो उसने कहा कि अपने दांत अपने हो। रूट कैनाल बता रहे हो आप? हाँ कहता है वो नकली दांत नकली हो, इसलिए एक भी नहीं निकालना, जितने हैं ना इनसे काम चला। और कोई तकलीफ करे तो मुझे बता देना, उसको निकाल देंगे, बाकी सारे नहीं निकालने। तो ये देखो ईमानदारी का उसका, कोई नहीं निकाला और सब ठीक चल रहा है। सही बात है। नहीं तो तब भी जावड़े लगा दे नीचे ऊपर। वो दिखाते नहीं ऐड में वो यूं पहना दे अपने, उनके तो पैसे बने 30-40 हजार का बिल बना देंगे। हाँ सर, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो क्या लगा रूट कैनाल करते हैं। नहीं वो तो अलग है, ये जो जबड़ा लगाते हैं इसको कहते हैं। पता नहीं, उसको तो मेरे को ही नहीं पता क्या। हाँ वो ही कह रहा था कि जो नीचे ऊपर 2 लगा देंगे, मगर तू अपने ला लेना। अच्छा हाँ बोल। हाँ सो वो मैं ये बोल रहा था कि जैसे फॉल ऑफ डेमोक्रेसी है, एक तरीके से वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो रखा है। मतलब आप इंडिया में भी देख सकते हो, मतलब अमेरिका में। हाँ डेमोक्रेसी के नाम पे एक तरीके से जो सोसाइटी में एक फॉल्ट लाइंस है, जैसे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन या और कोई देश के बेसिस पे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एक तरीके से। तो क्या आज के टाइम पे कैन वी स्टिल कंसीडर डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट इज प्रैक्टिस्ड नाउ इन द वर्ल्ड? नहीं प्रैक्टिस गलत है, उसको ठीक करो, लेकिन एज ए फॉर्म तो इससे बेटर और कोई नहीं हो सकता, जिसमें हर आदमी की इज्जत है, हर आदमी को वोटिंग का राइट है। सर नहीं तो राजे महाराजे राज करो अपने, बाकी तो गाय भैंसों की तरह रखें इनको। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, बाकी ये है कि इसको मेंटेन करना कि इसमें किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, माइनॉरिटी का और किसी का। वो तो देखिए लीडर्स का काम है, अच्छा लीडर होगा वो तो। अब नेहरू वगैरह थे, बड़े लोग थे, उन्होंने तो कोई घटिया काम नहीं किया, लेकिन कोई घटिया आ जाए तो घटिया भी करते हैं फिर। ये भी है। पर आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक परसेप्शन है
कि भाई आपका ही राज है, ये है। हाँ, कि- आखिर में बेवकूफ बना के बात तो वही है जो होनी है। हाँ, हाँ, तो तो जो ताकतवर है वही करेगा बात तो। इसको इसको कैसे वो होए? इंस्ट्रूमेंटलाइज ही कर दिया, एक तरीके से टूल बना दिया है कि वो उसके तरीके से जस्टिफाई कर दो। तो हर इंडिविजुअल की अवेयरनेस हम्म, और ये हो के भी अपना देश को चलाना वो आम आदमी को होता नहीं है। हम्म, आम आदमी को तो अपनी रोटी रोजी चाहिए, हम्म, बाद में जाए देश, उन्हें क्या करना है। ये भी है। ये ओरिएंटेशन तो कुछ लोगों में ही होती है, जो देश की सोचते हैं वो लीडर बनते हैं, फिर हाँ, एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको एम्बिशन है। आम आदमी को होता नहीं, उसको तो अपनी रोटी रोजी चाहिए भी, ठीक है। वो रोटी रोजी भी तो आखिर में उसी से आ रही है। हाँ, वो भी तो। वो कहाँ मिल रही है गरीब आदमी को। और सर एक ये भी था, जैसे आप हेमिंग्वे के बारे में बात कर रहे थे, वो तो मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ मैन है एक तरीके से, बट और आपने आर्मस्ट्रॉन्ग की भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो मैंने ये पढ़ाई की मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। और ये भी कहा आपने कि मतलब वो गाँव के लोग थे, और अगर शहर के लोग होते तो मतलब वो मेटेरियलिस्टिक होते हैं काफी, तो वो चले भी जाते। एक जो एक मॉडर्न मैन को हम देखते हैं कि मॉडर्निटी के टाइम पे मैन का एक आइडिया एक कंसीव किया गया कि मतलब मैन शुड बी रेशनल इंडिविजुअल एक तरीके से, और वो रेशनैलिटी को डिफाइन किया गया कि जो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया। आज के टाइम पे जब मतलब हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है और काफी काफी तरीके से मतलब जो रूरल इकोनॉमी है वो भी एक तरीके से अर्बन इकोनॉमी की शेप ले रही है, तो आज के टाइम पे हम जो मॉडर्न मैन के कंसेप्शन है, क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए या फिर उस टाइप की सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए? देखिए, ये एवोल्यूशन जो है इट नेवर स्टॉप्स, तो इवॉल्व करती रहती है सोसाइटी, कंट्रीज भी करते हैं। अब जितनी भी इन्वेंशन साइंस की, टेक्नोलॉजी की होती हैं, उससे फिर सारा रहन सहन बदलता है। तो जिसके पास अब जैसे बिग बिजनेस है, उनके पास ताकत भी है, अदानी अंबानी फलाना, ये साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ताकत भी है। सारी मशीनरी, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये वो बिग मिल्स लगाएंगे, तो जिसके पास फिर वही रूल करेगा। तो सर क्या हम जो बिग मशीनरी है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब इस नहीं, मार्क्स ने, देखो मार्क्स ने एक रास्ता निकाला था कि आम आदमी को बराबरी मिले, आम आदमी का हिस्सा हो हर चीज़ में, और कोई छोटा बड़ा ना हो, भाई ये करोड़पति ये फलाना। वो कुछ देर तो चला, लेकिन ज़्यादा चला नहीं, तो खाली चाइना में रह रहा है। वहाँ भी अलग ही तरीके वहाँ किस तरह की है ये भी दुनिया को वहाँ तो पता ही नहीं लग सकता ना क्या है। वो दुनिया में इंटरफियर करे, वहाँ कोई नहीं कर सकता। वो तो बदमाश है छटे हुए। तो बाकी रशिया में और जगह सब जगह फेल हो गई, नहीं चल पाई, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा रोटी रोजी में ही रह जाए, उसको कहाँ रूलिंग की, प्लाने की कहाँ समझ है और कहाँ टाइम है। तो पहले पेट भरे तब ना। ये बात तो ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस डेमोक्रेसी ने ही इंसान को इतना वल्नरेबल बना दिया कि अब वो पेट ही नहीं भर रहा, तो वो ऊपर के लेवल की चीजें कैसे। नहीं, वल्नरेबल तो नहीं बनाया, देखो स्ट्रेंथन किया है। नहीं तो पुराना सोचो, जो भी होता था, गांव हो, शहर हो, चाहे कोई देश हो, तो रूल कौन करता था? जिसके पास लठ है, डंडा है, पुलिस फौज है, वो वही करता था। गांव में भी जेलदार, नंबरदार, वो कोई काम थोड़े करते थे। हमारे गांव में भी जेलदार होता था, 4-5 नंबरदार थे, हर पाने के एक नंबरदार होता था। उनका क्या काम था? वो अंग्रेजों को रेवेन्यू इकट्ठा करके देते थे। उस वक्त को सरकारी नौकर नहीं होते थे। गांव में जो ये नंबरदार वही बनाते थे, तो उसकी मूंछ ऊपर हो जाती थी, भाई जेलदार हूँ मैं, नंबरदार हूँ। तो अंग्रेज बदमाश थे, वो इसको एक्सप्लॉइट करते, वो सारा गांव का रेवेन्यू इकट्ठा करके फिर अंग्रेजों को देते थे। इसीलिए उन्हीं के बेटे, हमारे गांव में जो जेलदार था उसके बेटे नालायक थे हालांकि, लेकिन सारे दिल्ली में थानेदार, उससे ऊपर एसपी डीएसपी थे, और तो किसी का नंबर भर्ती में भी नहीं आवे। नंबरदार जेलदार का आएगा, क्योंकि वो
अंग्रेजों को पिट्ठू हैं, हाँ ठीक। अंग्रेजों के इन्फॉर्मर हैं, वही काम कर रहे हैं उनके लिए। तो वो तो जिसके हाथ में ताकत हो वो फिर एक्सप्लॉइट तो करता है। आम आदमी बेचारा वो तो अपनी रोटी रोजी में ही रह जाता है, उसका इंतजाम हो जाए, उसने भाड़ में जाए देश या डेमोक्रेसी, उन्हें क्या लेना है। हाँ वही मिल जाए उसको। हाँ, उसको तो रोटी रोजी मिल जाए, बच्चों को कहीं काम मिल जाए। फोन आ गया सर आपका। कुंडू। हाँ जी कुंडू साहब। हाँ जी नमस्कार, बोलो। देख टिश्यू पेपर था, एक टिश्यू पेपर निकाला था। किससे? और किया था मैंने, वो कई मीटिंग में थी, कहती थी मैं बाद में करूँगी। इसमें ड्रॉवर में तो मैं अभी बिजी हो गया, कोई वो इंटरव्यू चल रहा मेरा, कई घंटे हो गए, बंद हो गया। को बना रहे होंगे पता नहीं क्या। इससे फ्री होके फिर मैं करूँगा दीप्ति से बात कर। ये सारा रिकॉर्ड। अच्छा इसमें ठीक देख, ड्रॉवर में देख। ठीक। अब भाई बंद कर दिया करो ना इसको, किसको किसको शिकायत कर रहे हो आप रिकॉर्डिंग को। आप हमारे- शिकायत नहीं कर रहा, किसी की सिफारिश करनी थी। अच्छा। वाइस चांसलर्स को मेरे से सिफारिश कराते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए सारे वाइस चांसलर हो रहे हैं। ये सिफारिश वाला क्या है हरियाणा में? आप लोग ने क्या क्रिएट कर दिया है? भाई सिफारिश करके सब कुछ होएगा? आदमी में खुद में हिम्मत नहीं है कुछ करने की कि हमने थोड़ा क्रिएट कर दिया कि आप लोग जब से सिफारिश कर देते हो सदियों से। आप तो कंटिन्यू कर रहे हो उस चीज को। नहीं नहीं, कर रहे लेकिन हो। सिफारिश मैं यही करता हूँ कि भी जो काबिल हो उसको हक मिले, उसका जस्टिस मिले। जस्टिस। नहीं, ये तो अच्छे शब्दों में कहा है आपने बात। नहीं यही कहता है, ये नहीं कहता भी चाहे नालायक को इसको ले लेना। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। और मैं जब वो बना था वाइस चांसलर, मैंने चीफ मिनिस्टर को कह दिया था, मैं कहा अपने मिनिस्टरों को कह दो, डीसीएस जो अफसर हैं, मैं मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा, मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा, मेरिट पे सारा काम हो। पर आप सिफारिश मैंने कहा ये ना सिफारिश नहीं करता, वो जो काबिल है वो इग्नोर ना हो ये करता हूँ। अच्छा। तो उसका तो बताओ ना भाई ये काबिल है, आपने देखा होगा या देख लो, तो उस पर करना फिर। देख सर, मैं काफी बार ये सोचता हूँ कि मतलब जो फ्रीडम वैल्यूज थी फ्रीडम के टाइम पे, फ्रीडम मूवमेंट में, कि हमें एक तरीके से ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे मतलब एक ऑनेस्टी हो, सब लोग अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाएं। और आज के टाइम में एक तरीके से जो करप्ट सोसाइटी हो रखी है, पॉलिटिशियंस भी मतलब उनको पैसों से ज्यादा मतलब होता है। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने वो स्ट्रगल फेस नहीं किया था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, तो उनको उन वैल्यूज की मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो एक तरीके से इसलिए करप्ट हो रहे हैं। आप इस को कैसे देखते हैं? अब वो सारा सिस्टम मनी ओरिएंटेड हो गया ना। हमारे वक्तों में नहीं था ना पैसे की इस तरह वैल्यू। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कॉलेज टीचर था मैं, तो 245 रुपये तनख्वाह होती थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर की। 200 बेसिक, 45 दिए। लेकिन रुपए की कीमत थी। मेरे पास वो 100 रुपये में 500 गज की कोठी किराए पे थी रोहतक में। क्या बात। 100 रुपये आज कोई 20,000 में ना मिले। तो पैसे की भी वैल्यू थी, आदमी के काम की भी वैल्यू थी। अब वो दोनों ही नहीं है। जब मैं अमेरिका में था, 7 रुपये 32, 33, कभी 34 पैसे इंदिरा गांधी के वक्त डॉलर की ये कीमत रही। आज 100 पार कर जाए तो ये क्यों इतना कमज़ोर क्यों है हमारा रुपया? अदानी अंबानी के पैसे बन जाओ, देश बाढ़ में जाओ, रुपए के बारे में सोचो ना। तो देश का सवाल तो वो है, आम आदमी का भी है। तो हमारे पैसे की कीमत नहीं है तो हमारी कीमत क्या होगी फिर? ये तो है। बाकी सर एक आपकी जो 100 से ऊपर चला जाए है। हाँ। डॉलर जो है 100 रुपये से ऊपर। अच्छा। तब 7 रुपये 32, 33, 35 पैसे से ऊपर नहीं गया। कहाँ 7 रुपये, कहाँ 107 हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? ओके
सर एक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि ये जो जाट आइडेंटिटी होती है हमारी, ये हमारी क्वालिटी है या हमारे को ये थोड़ा सा रोकती है हमारे सक्सेस होने में? नहीं, रोकने वाले रोके जाओ, लेकिन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओरिजिन। हाँ। देखो, जाट में खासियत किसान रहे ना बेसिकली। अब किसान तो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जमीन के साथ सच ही बोलेगा वो। किसी को बुरा लगे, कुछ लगे, वो ही में नॉट बी सोफिस्टिकेटेड। बानिया जो है वो अपना चालाकी से ठग लेगा, इनको ठगी आती नहीं। वो एक मजाक गांव में सुना करते, ये मिट्टी के हुक्के होते थे ना, तो ऊपर चलम होती है, तो उसमें आग उग डाल के तम्बाकू पीते हैं। तो बानिया बेच रहा था, तो वो दिखा रहा था कि ये इतनी मजबूत है, ये ले लो। तो वो टूट गई। कहते ये तो ऐसे टूट जाया करे, या दूसरी ले लो। बुद्धि है ना, बढ़िया बुद्धि। हमारे वाला होता है ना, वो ले भाई टूट गया तो क्या करें, आए तो क्या करें, और उसकी तो खत्म हो जाए। एक जाट ने कर लिया था ये बढ़िया। कहता हम मर जाए वहाँ, सारा दिन गर्मी में काम करो, धूप में भूखे प्यासे, और ये बैठे खा रहे मुफ्त के। तो उसने कपड़े की दुकान खोल ली बानिया की तरह। तो गाहक तो आते, एक थान, 2 थान, 20 थान खुलवा के कई बार ले, कई बार ना भी ले। एक ने नहीं लिया, खुलवा के चल पड़ा। वो जाट ने गला पकड़ लिया, बोला तेरा फूफा कट्टे करेगा नहीं। बानिया तो कहता पसंद नहीं है, और दिखाऊं, और ये कहता, और उसने गला पकड़ लिया, कहता तेरा फूफा कट्टे करेगा। बकेर के जाता बना। तो सर क्या हरियाणा से कभी कास्टिज्म खत्म हो सकता है? नहीं, दुनिया में ही है कहीं। नहीं, हरियाणा की बताओ आप, दुनिया को एक बार अलग। ना, कास्टिज्म नहीं खत्म होते। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्लैश है ना, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है कम्युनिटीज में, कास्ट में। तो इक्वालिटी, क्योंकि पुराने जमाने से वो काम बंधे हुए हैं, भाई ये खेती करेगा, ये जुलाहा है, ये फलाना है, ये वो है। अब खेती वालों के पास खेती है और कुछ है नहीं, तो वो तो वही करेंगे। लेकिन नए लड़के तो आप इधर उधर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब हम तो खेती नहीं कर रहे ना। मैंने सबसे पहला यही किया, जब मैं पोजीशन में हो गया, पहले खेती बेचो। मैं कहा जब तक ये रहेगी, मैं कहा ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, बेच ही दी हमने खेत में थे। मेरे पास 25 एकड़ थी, हे भगवान, जो कि गांव में बड़े कम लोगों के पास थी, 2-3 फैमिलीज के पास। लेकिन मैंने वो बेची इसलिए, मैं कहा बच्चों की जिंदगी जो है, नहीं तो ये जमीन की तरफ देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। तो उनको तो गांव भी नहीं देखा, जमीन भी नहीं देखी। मैंने बेच के बेटे का वहाँ पंचकुला में बनवा दी थी कोठी 600 गज की। मैं कहा बेटे, वकालत करनी है तो अपना मकान होना चाहिए, किराए के मकान में नहीं होती। और रोहतक सोनीपत के जो आएंगे ना क्लाइंट्स, उनको कहेंगे मैं बहुत सा को नहीं दिखता। मैं कहा केस भी को नहीं लिया, माड़ा ही काम था इसका। तो मैं वो हवेली से देखेंगे, तो इसलिए पहले ये बनवा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस शुरू करना। अच्छा। तो उसकी कोठी बनवाई, 30 साल का प्रैक्टिस की। नाउ इज जज ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा। पंजाब हरियाणा। पर सर अपनी मेहनत से। पर हरियाणा में तो एक मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटे, वो कहने लगा मैं लॉ करनी है। मैं कहा लॉ जरूर कर ले, लेकिन पहले MA इंग्लिश कर ले। अच्छा। कहता क्यों, 2 साल और फालतू। मैंने कहा ऐसा है, मेरे कई जज दोस्त हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो जब भी मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि हरियाणा के वकीलों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है। मैंने कहा मैं अपने बेटे के बारे में ये नहीं सुनना चाहता, इसलिए बाद में लॉ करना, 2 साल की कोई बात नहीं, पहले MA इंग्लिश कर। तो उसको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा, यहीं से लॉ किया उसने। पहले MA इंग्लिश किया, लॉ करके तब प्रैक्टिस शुरू की।
अच्छा। मैं कहा अब कोई ये नहीं कहेगा भी अंग्रेजी नहीं आती। पर सर एक ये चीज भी तो है, ये सारे बच्चे हरियाणा में स्पेशली जाटों के, ये सारे वकील ही क्यों बनते हैं? वकील पहले आसान होया करता ना, आसान और कुछ करना नहीं है बाकी आराम से। एडमिशन में। और फिर भी हमने कुछ एक भी ढंग का वकील नहीं प्रोड्यूस किया इस देश में। नहीं, क्यों नहीं किए? बताओ, नाम बताओ, एक टॉप 50 में कोई एक वकील हो जो जो और आपको लाइन नंबर से हर घर में वकील है हरियाणा। चौधरी लालचंद भी माने हुए सर वकील वो थे। पहले आपके हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित थे सर। तो रोहतक के ही तो थे वो। तो नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन वो उस वक्त हरियाणा कहाँ था? उस वक्त पंजाब था। हाँ, पंजाब तो था। लाहौर पाकिस्तान में उसका आप ये चीज उसमें तो नाम देखो, था ये उसका। सर ये चीज तो देखो कि कोई भी जो वकील होता है उसकी अगर ढंग की वकालत चल गई 4-5 साल या 4-5 लाख रुपए उसने कमा लिए महीने के, अगले दिन दौड़े कुर्ते पहन लेगा वो। नहीं, लेकिन अब तो वो जमाना बदल गया ना। नहीं, और लालचंद जी ने भी यही किया था। नहीं, आए लालचंद नहीं वो पॉलिटिक्स में। लालचंद की काबिलियत की वजह से ये जो इसका भरतपुर का राजा था ना, 3 जाट राजा होते थे राजस्थान में। और एक और कौन सी रह गया? डीग। डीग कुमेर तो वही था। 2 ही थे, धौलपुर भरतपुर। नहीं, 3 थे। तीसरा ये डीग भी थी, छोटी थी। ठिकाना था। हाँ, जो भी था। हाँ। तो इसमें वो भरतपुर के राजा ने फिर अपना कि भी ये समझदार वकील है, तो उसको वो क्या बोलते थे, मंत्री, ट्रेजरर, दीवान वो लगा लिया था। तो डीएलएफ उन्हीं का तो है। लालचंद उसके बेटे हैं ये 2। बेटे नहीं है, छोरी ब्याह रखी है, कैसे है? नहीं, लालचंद के बेटे हैं। लालचंद के बेटे? हाँ, 2 थे, जिनमें एक की शादी जो है छोटे वाले की, ये एक्ट्रेस थी ना, बीना रॉय। बीना रॉय के साथ शादी हुई थी। अच्छा। और बीना रॉय का फादर मैं मिला भी था उससे। वो कलकत्ता में स्टेशन मास्टर होता था। तो मुझे किसी ने बताया, मैं कलकत्ता जाता था यूनिवर्सिटीज वगैरह में, बुला लें लेक्चर ये वो। तो तब किसी ने बताया कि बीना रॉय का फादर ही। मैं मिलवाओ यार, उससे मिला ये। तो वो भी देखा। फिर मैं कहा जहाँ भगत सिंह ठहरा था वो भी दिखाओ। वहाँ जाट धर्मशाला है कलकत्ता में, तो वहाँ ये भगत सिंह ठहरा था जब उसको मारने जा रहे थे ना, वो जनरल डायर को, इंग्लैंड गए थे। हाँ, उधम सिंह था, ये था। तो ये तब वहाँ ठहरे थे। तो वो मैंने देखा, तो वो पूछा फिर किसने बनाई ये वो, जिसमें बिरला जो है, बिरला किराए पर रहता था वहाँ। अच्छा। तो ये हिसार, रामदास। हाँ, हिसार का होता था ये छाजूराम, उसने बनवाई थी। उसके उस वक्त पानी के जहाज चलते थे। ये इनसे जो आजकल के ये साहूकार बने हुए हैं, बिरला टाटा, इनसे ज़्यादा पैसे वाला था। तो लेकिन अब नहीं रहे उसके, ये तो अपने टाइम बदलता है। खैर डीएलएफ वाले अब टॉप पे हैं ये भी बिजनेस में। ये कौन से कम है? हाँ, राजीव है वो, केपी सिंह का लड़का। हाँ, बीके सिंह और पीके सिंह, ये 2 थे भाई। एक बीके सिंह, एक पीके सिंह। वो पीके सिंह के साथ शादी हुई थी शायद उसकी, एक्ट्रेस की। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों तो मेरा भी आना था। ये जो इनका फादर था, उनका हमारा कदीमी आना जाना था। ये बालोट के हैं, हम सिलाना कोई 10-12 किलोमीटर पे। तो खेत क्यार में ये वो, ये हमारे आते थे, हम इनके, और इकट्ठे हड़ भी जोते, ये वो बात हुआ करती। फिर वो सब खत्म हो गई, अपने बिजनेस में चले गए, हम पढ़ाने में चले गए। हमारे जो थे ना फादर थे, ताऊ था मेरा, उनके साथ था आना जाना। ओके सर, कंप्लीट करें हम? कर दो, मैं तो इतना बोल लिया। और सारा काट देना इसमें से। ये लाइन तो जरूर रखो मैं कि ये सारा काट देना, बाकी काट दो। आखिर मरवाओ मैंने। कसाई काट करेंगे मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।